वेलकम टू रचित स्टडीइंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेटेंट हीट हम लोग देख रहे हैं और लेटेंट हीट के आगे जो है वो डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट करता है तो अपना स्टेट चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में। तो उसके लिए भी लेटेंट हीट में क्या देखे थे कि अगर कोई आइस है उसको बीकर में रखे और उसको गर्म करने लगे तो जब टेम्परेचर देते गए तो पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर वापस से देखे टेम्परेचर बढ़ाते गए तो जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट किया उसी समय गैस बंद किए और उससे उस वाटर को टच किए तो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था। तो ये जितना हीट दिया वो गया कहाँ, तो हीट गया उस आइस का जो पार्टिकल के बीच बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो ताकत से दोनों पार्टिकल एक दूसरे को खींचती है, उसी ताकत उसी बॉन्ड को तोड़ने में वो सारा लेटेंट हीट यूज हो जाता है। जनरली वो छुपा हुआ रहता है इसलिए इसको हिडन एनर्जी भी कहते हैं या हिडन हीट भी कहते हैं। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए ध्यान से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब वेपर बनना, वेपराइजेशन मतलब वेपर बनना। कैसे वेपर बनता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि आप एक ऐसा हीट दे रहे हैं जिसमें कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर यानी वाष्प में बदल रहा है। ठीक है, हम लोग घर में किचन में खाना बनाते हैं तो हम लोग चावल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चावल जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चावल और पानी साथ में डाल देते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि चावल में से अधन जिसको कहते हैं, यानी जो चावल में से क्या होता है, वाष्प निकलने लगता है, वो वाष्प निकलता है, वेपराइजेशन होता है। क्या होता है? वेपराइजेशन। क्या हुआ, जो लिक्विड हम दिए वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है अधन में। अधन मतलब वाष्प में, मतलब वो क्या होता है, बॉयल होते होते वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ज़्यादा देर तक चावल को छोड़ दें तो पूरा का पूरा पानी ही जल जाता है, पूरा का पानी वेपराइज हो जाता है। तो जैसे हम लोग दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो पूरा पानी जल गया तो चावल चिपकने लगता है, मम्मी गाली देती है या मारती है और मम्मी जल्दी से बोलती है इसमें पानी डालो, फिर से हम पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो फिर वो पानी क्या करता है, वेपराइज होता है। राइट, ऐसा होते रहता है। ठीक है, तो जब भी प्यारे बच्चों आप किचन में जाएं तो ध्यानपूर्वक खाना बनाएं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कैन बी स्टडीड बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। राइट, चलिए, वी टेक सम वाटर इन ए बीकर। एक बीकर मतलब एक केटली ले लीजिए। एक बीकर मतलब होता है जनरली एक ऐसा बर्तन जो ट्रांसपेरेंट हो, शीशा का बर्तन हो। बीकर जनरली लेबोरेटरी से संबंधित है, प्रयोगशाला से। ठीक है, तो बीकर ले लीजिए और बीकर में क्या कीजिए, आप कुछ पानी लेके उसमें लटका दीजिए एक थर्मोमीटर। ठीक है, जैसा फिगर 42 में दिखाया गया है। फिगर 42 में ये दिखाया गया है। ठीक है, देखिए आपके पास बीकर है, बीकर ने पानी ले लिया और इसमें थर्मोमीटर एक लटका दिए। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान टॉपिक है। वी हीट दिस वाटर। अब क्या किए, जो पानी हम बीकर में लिए इसको एक बर्नर की सहायता से, यूजिंग अ बर्नर नोट दिस टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट। बर्नर की सहायता से इस पानी को गर्म करने लगे और हर मिनट में इस पानी में थर्मामीटर लगा हुआ है तो उसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। एज द हीट गिवन, जैसा कि हम लोग हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर जो है वाटर का राइज करेगा ग्रेजुअली। अब पानी को गर्म करेंगे तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा, पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे, 0 1 2 3 4 से 100 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अच्छा, 100 तक कैसे गया? हम जो थर्मोमीटर लटकाए हैं हर मिनट में थर्मोमीटर क्या होगा, अपना टेम्परेचर बढ़ा दे जाएगा। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ तक गया है। 100 तक जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का हो गया। ठीक है। एज द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, अब जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वाटर बॉइल्स। वाटर क्या करता है, उबलना शुरू करता है। एंड स्टार्ट चेंजिंग, और उसी समय जब 100 पे पहुंचता है तो उसके बाद क्या करता है, अब बदलना चालू करेगा इनटू स्टीम, वाष्प में बदलना चालू करेगा। विच इज अ गैस, जो क्या है, गैस है। सही बात है। एज मोर हीट इज गिवन टू वाटर, जैसे जैसे ज़्यादा हीट पानी को देंगे, जैसे जैसे हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ाते गए, है ना। एज मोर हीट इज़ गिवन टू वाटर, अब और हीट अगर पानी को देंगे, मोर स्टीम इज फॉर्म, तो ज़्यादा वाष्प बनेगा। गैस को जब कम करते हैं तो भाप का अधन जो है धीरे धीरे स्लो हो जाता है। राइट, वाष्प कम बदलता, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दे तो वाष्प तेजी से बनता। सेम स्थिति, बट थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या रहा है, देखो क्या से 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा ना,
तभी तो हम गर्म कर रहे हैं। लेकिन पानी लगातार हम गर्म कर रहे हैं, पानी वाष्प में बदल रहा है, लेकिन थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 100 ही है। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर हीट तो बहुत दे रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर पूरा फुल करके छोड़ दिए हैं, अब खत 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 पानी पूरा एकदम बॉयल हो रहा है, वाष्प में बदल रहा है, लेकिन थर्मोमीटर पहले 100 तक पहुंचा, वाष्प में बदलना चालू किया, अब कितनों टेम्परेचर दे रहे हैं, वाष्प में तो बदल रहा है, लेकिन टेम्परेचर थर्मोमीटर में 100 ही है। थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हीट तो ज़्यादा बढ़ रहा है। कहाँ गया वो हीट? सुनिए, शोइंग दैट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल कर रहे हैं तो वंस द वाटर, एक बार वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल, एक बार पानी शुरू हो गया बॉयल करना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अनटिल, तब तक जब तक कि सारा पानी स्टीम में यानी वाष्प में ना बदल जाए। याद रखिएगा कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, एक बार पानी बॉयल करना शुरू हुआ तो पानी बॉयल करेगा और उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। आप कितना ही बढ़ा दीजिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अंत में ऐसा होगा कि सारा का सारा पानी वाष्प में बदल जाएगा, फिर भी पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा 100 से नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं सोचिए कि ये जो हीट हम लगातार दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। द हीट विच इज़ गोइंग इन टू बॉइलिंग वाटर, जो हीट दे रहे हैं वो पानी में तो जा रहा है, गर्म पानी में, बट नॉट इंक्रीजिंग इस टेम्परेचर, लेकिन उसका एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है। इज़ द एनर्जी, वो क्या है? वो एनर्जी है जो ज़रूरत है चेंज करने में लगा है स्टेट ऑफ वाटर, यानी जो अवस्था पानी का है उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में वो एनर्जी चला गया है। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ गया? सारा पानी को वाष्प में बदलने में चला गया, ना कि उसका टेम्परेचर को बढ़ाने में। इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए, समझ में मेरे अंदाज से आपको आ गया होगा, अच्छे से पूरा माइंड के अंदर तक घुस गया होगा कि क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया? अच्छा, लेटेंट हीट में तो छुपा हुआ हीट, कौन सा? जो पानी को वाष्प में बदलने में चला गया। अच्छा, ये पानी को वाष्प में बदला क्या? उसका पानी का अपना जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके बीच में एनर्जी होगा, उसको तो बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने में चला गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो लिक्विड का होता है, यानी कोई भी लिक्विड का लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या होता है? वो क्वांटिटी होता है हीट का जो हम देते हैं, तो हीट को मापते हैं जूल में। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, कोई भी 1 किलो पानी ले लो, कोई भी 1 किलो पानी चाहे कुछ भी ले लो लिक्विड टाइप का, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करोगे ना अगर किस में? वेपर में, तो उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। पाया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में पता चला, क्या पता चला? दैट it has been found by experiment 22.5 × 10⁵ जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम वाटर। अच्छा, 1 किलोग्राम पानी को ले लिया, अब लेने के बाद क्या किया? उसको वाष्प में कन्वर्ट करने लगा, तो टोटल जो हीट दिया ना वो दिया 22.5 × 10⁵ जूल। बस इतना हीट दोगे और वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा एट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, याद रखना, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर बॉयल करता है यानी पानी वाष्प में बदलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इतना याद रखना। और बर्फ पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाह! टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का अगर पूछेगा कोई तो क्या बोलोगे? 22.5 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम। हम लोगों ने भी क्या देखा कि जब पानी को बॉयल करते हैं या लिक्विड को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर सेम रहता है, यही देखें। द हीट एनर्जी सप्लाई टू ए बॉइलिंग लिक्विड, तो जो हीट एनर्जी हम दिए उबलते हुए पानी को, उसका इस्तेमाल हो गया चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के स्टेट को बदलने में इस्तेमाल हो गया। बात सही है? तो जो एनर्जी हम दिए लिक्विड को कहाँ गया? उसको स्टेट बदलने में चला गया। कैसे स्टेट बदला? लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर या स्टीम, ठीक है, लिक्विड से क्या? वेपर, स्टीम। लिक्विड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसे बदला? लिक्विड के बीच, मान लीजिए लिक्विड है, क्या है? लिक्विड में 2 कण होगा, इन दोनों कण के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कण इसको ताकत से खींच रहा होगा, ये दोनों बंधा होगा पानी में, ठीक है, तो दिक्कत। तो जो हीट एनर्जी दे रहे हैं हम, वो हीट एनर्जी क्या करता है? वो इस बॉन्ड को तोड़ देता है, तोड़ के वाष्प में बनाएगा, तो इसी बॉन्ड को तोड़ने में वो सारा हीट चला गया।
कोई दिक्कत? बिटवीन इट्स पार्टिकल दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल वेपराइजेशन वाटर के एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है वी विल नाउ डिस्कस क्यों टेम्परेचर जो है बॉइलिंग वाटर का बढ़ता नहीं है जबकि लगातार हम हीट देते रहते हैं। चलिए देखिए, पानी एक लिक्विड सब्सटेंस है, बात सही है। तो पार्टिकल जो होगा पानी का अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, सही है, कुछ न कुछ फोर्स के साथ, सही बात है। ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब खींच के रखने का जो फोर्स होता है वो बांध के रखता है, पानी का जो अपना कण है उसको एक साथ बांध के रखता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी के कण के बीच होता है वो एक दूसरे को बांध के रखता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। तो हीट जब हम सप्लाई करते हैं पानी को ड्यूरिंग बॉइलिंग, गर्म करने के दौरान, उबालने के दौरान, इज़ यूज, तो उसका इस्तेमाल कर लेता है वो ओवरकम, तोड़ने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। ये जो वाटर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको तोड़ने में वो हीट चला जाता है। और जैसे ही टूटेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ता है? जब पार्टिकल मूवमेंट करता है। टूटेगा तो दूर दूर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और हैंस नो राइज इन टेम्परेचर, तो जब वो बॉन्ड तोड़ने में चला गया तो टेम्परेचर को बढ़ने देगा नहीं, तो कहीं और छुप के बॉन्ड तोड़ने में चला गया, छुप के बॉन्ड तोड़ने में चला गया, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, कहता है कि नो राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब पानी बॉयल होता है तो कोई भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं होता है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, कहता है, अच्छा देखिए, इफ़ वी पुट अ लिटिल ऑफ स्प्रिट एट द बैक ऑफ आवर हैंड, कहता है अगर थोड़ा सा स्प्रिट ले लीजिए और अपने पीछे, हाथ के पीछे पर रखिए यहाँ पे, ठीक है। स्प्रिट आप समझते हैं, जो भी लड़कियाँ नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हैं, वैसे सारी लड़कियाँ स्प्रिट के बारे में ज़रूर समझती होंगी। जो नेल पॉलिश को हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज होता है, वो जनरली इस काइंड ऑफ स्प्रिट, ओके। तो वो जो स्प्रिट होता है, उस स्प्रिट को जैसे थोड़ा क्या कीजिए, आप इस पर रख लीजिए हाथ पे, राइट, हाथ पे रख लीजिए। फॉर एग्जांपल हम आपको करके ही दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट। उस रूम में स्प्रिट रखा है, लेके आइए जल्दी ऊपर। चलिए देखिए, ये मेरे पास स्प्रिट का एक बोतल है, थिनर इस काइंड ऑफ थ्री स्प्रिट टाइप का है। लाइए थोड़ा सा आपके हाथ पे देते हैं, ऐसे आप हाथ कीजिए, ठीक है। इसको हाथ हवा में देखिए, हाँ देखिए थोड़ा सा मैंने स्प्रिट डाल दिया इसमें, राइट। इसको हवा में वेव करो, कैसे करो, हाँ, जैसे सूख रहा होगा, हाथ ठंडा लग रहा होगा, यस और नो? दिखाओ फिर। ये अभी कुछ नहीं, इतना दूर में क्या हुआ, स्प्रिट उड़ गया सब, या इतना दूर ठंडा लग रहा होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्प्रिट हम इसको दिए, वो स्प्रिट क्या किया, वो स्प्रिट इतना दूर का लेटेंट हीट लेके वेपराइज हो गया और हमारे हाथ को ठंडा कर दिया। क्या किया? ठंडा कर दिया। एक्सपेरिमेंट पता चला क्या? ये पॉजिटिव था एक्सपेरिमेंट। चलिए, इससे पता चलता है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बात सत्य है। क्या है? देखिए, कहता है कि भी पूरे लिटिल स्प्रिट एट बैक, हम हाथ के पीछे रखिए, वेव डाउन, ऐसे वेव कर दिए हवा में, इट स्प्रिट से इवेपोरेट रेपिडली। स्प्रिट क्या करेगा? वाष्पित हो जाएगा तेज़ी से, एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड, और हमारा हाथ ठंडा महसूस करेगा। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट स्प्रिट नीड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ कि स्प्रिट को वाष्प बनने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, वो चेंज कर गया लिक्विड से वेपर स्टेट में। बात सही है। और किससे हीट लिया? वो हमारे हाथ से। बात सही है। तो स्प्रिट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड। तो स्प्रिट क्या किया? ले लिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे हाथ से। सो इसीलिए आवर हैंड लूजेज हीट, हमारा हाथ हीट लूज किया एंड गेट्स कूल्ड, और ठंडा हो गया। सही बात है। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, जब पानी स्टीम में बदलता है, इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट। तो वो क्या करता है? लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। वापस से, जब पानी वाष्प में बदलता है तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है, लेता है लेटेंट हीट को, तभी तो बनता है वाष्प में। बट व्हेन स्टीम कंडेंस, लेकिन जब स्टीम को ठंडा करेंगे, पानी को गर्म किए तो क्या बना? स्टीम। स्टीम को जब ठंडा करेंगे, कंडेंसेस मतलब होता है ठंडा होना, टू फॉर्म वाटर। जब स्टीम को ठंडा करके पानी बनाएंगे तो जितना अमाउंट वो स्टीम बनने में लिया था, उतना अमाउंट वो इक्वल हीट वाटर बनने में निकाल देगा। वापस से, जब पानी स्टीम बना तो लेटेंट हीट लिया, जब स्टीम पानी बनेगा तो लेटेंट हीट निकाल देगा। समझ में आया? सही बात। क्यों? क्योंकि जब वाष्प गर्म रहता है, उसको जब ठंडा करोगे तो जितना एनर्जी लेके उड़ा था उतना एनर्जी वापस ख़त्म कर दे, निकाल देगा, है ना, तब तो ठंडा होगा। चल,
इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर दैन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। आपको ये बात जानकारी होगा, वाष्प से जो जलन होता है, यानी हाथ अगर वाष्प से जलेगा तो ज़्यादा खतरनाक होगा बॉइलिंग वाटर से। यानी गर्म पानी उबलता है तो उस पानी में उंगली डाल देते हैं, लेकिन अगर अधन चढ़ता है और बगल से हवा निकलता है, वाष्प निकलता है, तो उसके अगल बगल हाथ देते हैं तो भैया उसे पता चलता है कि शरीर जल गया मेरा है, जिस जगह पे लगता है उस जगह करंट मारता है। दूसरी बात, हम लोग जो रोटी पकाते हैं और रोटी पकाते समय किसी भी इंस्टेंट अगर रोटी जब फुला हुआ रहता है उसके अंदर उंगली डाल चला गया किसी गलती से और कोई रोटी मांग दे आके, उस स्थिति में जो है देह पर पता नहीं क्या सवार हो जाता है और आदमी हिंसक बन जाता है। इससे पता चलता है, आप कभी कभी गैस जल रहा होता है, ऐसे आग में उंगली दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर गलती से भी रोटी फुला हुआ उंगली चला गया, थोड़ा सेकंड, 1 सेकंड का करोड़वां भाग में भी चला गया, 1 क्षण में भी चला गया, तो उस समय ऐसा जलन होता है। तो कहने का मतलब कि जो क्यों जलन होता है, देखिए कहता है कि भाई पाया गया कि बर्न जो जलता है स्टीम से वो बहुत ज़्यादा सीवियर, वो खतरनाक होता है, बॉइलिंग वाटर के से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बात सही है। दाउ बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टेम्परेचर, जबकि स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और बॉइलिंग वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन जलता बॉइलिंग वाटर से कम है और स्टीम से ज़्यादा जलता है। भाई क्यों जलता है? क्योंकि स्टीम बना था लेटेंट हीट लेके, तो उसके पास थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा रहता है, लेटेंट हीट भी लेके उड़ा है, लेटेंट हीट उसके पास ज़्यादा रहता है, इसलिए वो ज़्यादा जलन देता। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट स्टीम कंटेन करता है ज़्यादा हीट, स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट रहता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट लेके स्टीम बनता है। बॉइलिंग वाटर में लेटेंट हीट रहता नहीं है, इसीलिए ज़्यादा गर्म लगता है। सो व्हेन द स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन, कम गर्म रहता है। तो गर्म पानी में उंगली डाल के चेक नहीं करते हो गर्म हुआ कि नहीं, लेकिन रोटी में उंगली कभी डालते हो? क्यों नहीं डालते हो? तुमको पता है वो बात। वैसे अगर विशेष जानकारी लगे तुमको हिम्मत ज़्यादा है तो प्लीज़ आज रात्रि में अगर रोटी बने तो आप उंगली डालने का प्रयास करें और देखें आप ये कंसेप्ट सही है कि गलत। जब स्टीम फॉल ऑन आवर स्किन, जब देखिए जब भी स्टीम यानी वाष्प जब हमारे स्किन में सटता है या लगता है एंड कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर, और ठंडा होकर वाटर बनाता है, इट गिव्स आउट, तो वो रिलीज करता है 22.5 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम ज़्यादा हीट देन बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर आप स्टीम को कंडेंस कीजिएगा, किसको? तो जितना हीट लेके स्टीम बना था उतना हीट वो रिलीज कर देता है। क्या करता है? रिलीज कर देता है। सिंस स्टीम गिव्स आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, स्टीम ज़्यादा हीट छोड़ता है बॉइलिंग वाटर से, इट कॉजेज मोर सीवियर बर्न, इसीलिए ज़्यादा जलन पैदा करता है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई स्टीम इज़ बेटर देन बॉइलिंग वाटर। अच्छा, स्टीम क्यों बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा हीटिंग पर्पस है, देखते हैं। मतलब स्टीम का यूज ज़्यादा क्यों करते हैं बॉइलिंग वाटर से? जैसे मोमोज खाते हैं ना, मोमोज स्टीम पे बनता है, मोमोज स्टीम पे बनता है। जब भी मम्मी लोग खाना बनाती है तो देखती हो कि मैक्सिमम टाइम खाना बनाते समय उसको ढक देती है। उनको ये पता नहीं कि क्यों ढकते हैं, लेकिन इतना याद रखो इसलिए ढका जाता है कि स्टीम के पास ज़्यादा हीट रहता है। वाष्प खाना को जल्दी पकाता इसके, क्योंकि उसके पास हीट ज़्यादा रहता है। तो जब खाना ढक के पकाओगे तो अंदर वाष्प बंद रहता है और वाष्प बंद रहता है खाना जल्दी पकड़ता है। बात सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्यों? क्योंकि अंदर में स्टीम रहता है और स्टीम बाहर जल्दी निकलता नहीं है, तो अंदर में जल्दी से उसको पका देता है। कारण क्या है कि स्टीम के पास एनर्जी ज़्यादा रहता है और वाष्प अंदर में पैक है, जल्दी खाना को पका दिया क्योंकि उसके पास हीट ज़्यादा है। इसीलिए हमको अगर गैस बचाना है तो ज़्यादातर खाना को ढक के बनाना चाहिए क्योंकि जल्दी पकेगा। अच्छा, स्टीम मोमोज बनता है, मोमो को बॉइलिंग वाटर में बॉईल कर सकता था टाइट करके, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। स्टीम क्या करता है? देखो स्टीम वाला जो उसके पास बकेट होता है उसमें रखता है वो बर्तन में, यूटेंसिल्स में, और स्टीम वाला बर्तन में क्या करता है नीचे से बॉईल करता है, बट स्टीम से पूरा मोमोज पक जाता है। राइट, स्टीम्ड मोमो रहता है तो वो हानिकारक भी नहीं होता है, लेकिन मोमोज वगैरह नहीं खाना चाहिए, मैदा का प्रोडक्ट होता है, इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ, तो प्लीज़ अवॉइड मोमोज एंड ऑल दिस। देखिए अब हम लोग सब्लिमेशन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? क्या होता है सब्लिमेशन? ध्यान सुनिएगा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड, जब गर्म करोगे तो फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड, पहले वो लिक्विड में चेंज होता है एंड देन इनटू वेपर, फिर वेपर में चेंज होता है। मतलब बर्फ़ को गर्म किए तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड को गर्म किए तो गैस में कन्वर्ट हुआ। सही बात है। सॉलिड का तो ये आदत है, बर्फ़ सॉलिड था, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड से गैस में और गैस में। दिस वेपर, अब ये जो वेपर बना जब इसको कूल करेंगे तो पहले क्या बनेगा? लिक्विड। बात सही है? फॉर्म से लिक्विड एंड देन फिर इसको ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। सही बात है। बट देयर आर ए फ्यू सॉलिड, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसा भी होता है जो डायरेक्ट सॉलिड से
वेपर ही बन जाता है। अब दिखाते हैं कैसे। देखिए ये जो है सीवियर बर्न्स कॉज बाय स्टीम, स्टीम से ज़्यादा जलता है हाथ, है ना। सब्सटेंस विच चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर, कुछ सब्सटेंस ऐसा सॉलिड होता है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसा होता है जो डायरेक्टली वेपर में बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता वेपर में बदल, कैसे, हीट करने पर। एंड द वेपर्स की, और वेपर को जब ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा ऑन कूल, ठंडा करने पर, बिना लिक्विड स्टेट से पास किए, यानी लिक्विड नहीं बनेगा। सॉलिड को गर्म किए जब से डायरेक्ट वेपर बन जाएगा, और वेपर को ठंडा किए डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड, कोई सॉलिड का बदलना डायरेक्टली वेपर में गर्म करने पर, एंड वेपर को डायरेक्ट सॉलिड में कूल करने पर, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ डायरेक्ट बन जाता है वेपर में गर्म करने पर, और वेपर को जब कूल करते हैं डायरेक्ट बन जाता है सॉलिड। सब्लिमेशन है, कोई दिक्कत, आसान है। देखिए मतलब सॉलिड को देखो सॉलिड को हीट किए, सॉलिड को एरो है, सॉलिड है एरो इधर जा रहा है, मतलब वेपर बनाने, कैसे, सॉलिड डायरेक्ट वेपर बन रहा है हीट करने पर, वेपर डायरेक्ट कूल करने पर सॉलिड बन रहा है, समझ में आ रहा है। एरो देखो, सॉलिड डायरेक्ट बन रहा है वेपर हीट करने पर, वेपर बन रहा है सॉलिड कूल करने पर, कोई दिक्कत। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिए, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और कॉल्ड सब्लिमेशन, ये जो चेंज होता है सॉलिड किस में बदलता है, वेपर में, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। एंड वेपर गैस डायरेक्टली बदलता है सॉलिड में, इसको भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। चाहे सॉलिड गैस में बदले, चाहे गैस सॉलिड में, दोनों वेपराइज से सब्लिमेशन ही कहलाता। सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा, सॉलिड जब गैस में बदलेगा तो हीट करना पड़ेगा, और जब गैस सॉलिड में बदलेगा तो कूल करना पड़ेगा। बोले यस और यस। चलिए आज हम लोग फिल्म देखेंगे। देखिए एक बहुत खूबसूरत फिल्म आप लोग दिखाते हैं आज। देखिए क्या है फिल्म नई फिल्म का कुछ किरदार दिखाते हैं। ये सॉलिड आयोडीन है। आयोडीन जानते हो नमक में पाया जाता है। आयोडीन नमक नहीं पाया जाता है, आयोडीन अलग पाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक होता है। ठीक है, देखिए सॉलिड आयोडीन है, ये आयोडीन ले लिया, जैसे ही गर्म किया डायरेक्ट वेपर बन गया। क्या बन गया, यानी सॉलिड आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको गर्म करने पर डायरेक्ट वेपर बदल जाता। सॉलिड आयोडीन सब्लाइम, देखो आप देखो दूसरा दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब्लाइम क्या होता है, जब कोई सॉलिड चीज़ गर्म करने पर वेपर में बदले ना, इसको कहते हैं सब्लाइम। क्या कहते हैं, दिस मीन्स दैट सॉलिड आयोडीन कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली वेपर में गर्म करने पर। सही है। अब देखो ध्यान से, तुम लोग शिकंजी पिए हो क्या कभी, छोटा शिकंजी नहीं पिए। गांव वगैरह में कोका कोला का इतना डब्बा रहता है छोटा छोटा दुकान में, वो पेप्सी बेचता है, बर्फ़ फोड़ के रखता है। बस सही है, बर्फ़ का सिल्ला देखो, बड़ा बड़ा मोटा मोटा चट्टान बर्फ़ को देखिए, तो वो जो चट्टान होता है उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको एक और नाम दिया गया ड्राई आइस। क्या नाम दिया गया है। कभी कभी आप देखते होंगे कि मूवी में स्टेज पर बहुत सारा बादल उदल क्रिएट हो जाता है, हीरो हीरोइन आता है स्टाइल से, जैसे लगता है कि बादलों में है, वादियों में है, स्वर्ग में है, नर्क में है, ठीक ना। तो हीरो हीरोइन आता है और हम बादल उठता है, और स्टेज पर अपने आप बादल उठता है, हीरो हीरोइन का एंट्री होता है, गुंडा का एंट्री होता है, राइट। आखिर वो क्या होता है, बादल के नीचे से आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ड्राई आइस यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है सब्लाइम कर जाता है, मतलब जैसे ही नीचे से टेम्परेचर दे वहाँ पर बर्फ़ रहता है बिछाया हुआ, और जैसे ही टेम्परेचर देता है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस में, वेपर में। तो वही वेपर नीचे से ऊपर आता है तो सबको लगता है क्या कि बादल है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए तो कहता है कि आप देख सकते हैं हीटिंग करने पर सब्लाइम होता है, और यूज टू क्रिएट यानी ड्राई आइस का सब्लाइम हो जाता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं स्पेशल इफेक्ट स्टेज पर, यानी फोटोग्राफ वगैरह बनाने के लिए स्पेशल इफेक्ट, मतलब बादल उदल का सीन करना हो तो इसीलिए ड्राई आइस यूज़ करते हैं। क्योंकि ड्राई आइस की कैपेसिटी होता है डायरेक्टली वो सब्लाइम हो जाता है और वेपर बना जाता है। सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन, वो देखो ध्यान से सुनना, सॉलिड सब्सटेंस जो सब्लिमेशन करता है, क्या करता है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस किस में बदलेगा, वेपर में, तो उस सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग सब्लाइम कहते हैं। ठीक है। द सॉलिड ऑब्टेन्ड कूलिंग, अब जब वेपर बदल गया तो जब वेपर को वापस से ठंडा करके किस में, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड, इसको सब्लिमेट कहते हैं। वापस जब सॉलिड वेपर बदला इसको सब्लाइम कहते हैं, वेपर कूल हो या सॉलिड बना सब्लिमेट कहते हैं। कोई दिक्कत। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं सब्लिमेशन का। अमोनियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन करता है, यानी इसको गर्म करोगे तो किस में बदल जाएगा, वेपर में, यानी स्टीम में। व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड हीटेड, जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड गर्म करोगे डायरेक्टली चेंज हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड वेपर में, बिना पास किए लिक्विड स्टेट से, लिक्विड स्टेट में आता नहीं है। एंड व्हेन हॉट, जब गर्म अमोनियम क्लोराइड वेपर का
ठंडा होगा करोगे तो ये डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में बिना लिक्विड स्टेज पास किए। मतलब कहता है सब्लिमेशन अकर्स इन ओनली अ फ्यू सब्सटेंस, सब्लिमेशन जो है बहुत कम सब्सटेंस में पाया जाता है, सब ऐसे सब्सटेंस में होता नहीं है। सो रेयर प्रोसेस है ये हर सब्सटेंस में नहीं है, सब सॉलिड ऐसा करता नहीं है। अच्छा, कौन कौन कॉमन सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन करता है, जिसको गर्म करने पर वेपर बदल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर होता है। क्या होता है? कपूर को जब गर्म करते हैं और आरती लेते हैं तो कपूर के लिक्विड पानी बदल जाता है, कि कपूर डायरेक्ट गैस बदलता है, गैस बदल जाता है, यानी वो क्या बन जाता है? सब्लिमेशन करता। नेप्थलीन, तुम जानते हो कभी कभी टॉयलेट में जाते हो तो टॉयलेट में वो छोटा छोटा गोली रहता है रखा हुआ, देखे होगे, है ना, जैसे उसको नेप्थलीन बॉल्स कहते हैं। अच्छा, कुछ दिन बाद वो लिक्विड नहीं बदलता है, कुछ दिन बाद वो गोली अपने आप गायब हो जाता है, राइट। या कभी कभी देखते हो मौत जो होता है, मौत को दियार कहते हैं, दियार वगैरह घर में लग जाता है तो या कपड़ा में कुछ गंदा फंदा कीड़ा लग जाता है तो मम्मी लोग क्या करती है, फिनाइल के गोली लगा कपड़ा में डाल देती है और कुछ दिन बाद देखो वो फिनाइल अपने आप गायब हो जाएगा, वो लिक्विड नहीं हो जाता है, वो अपने आप सब्लाइम कर जाता है। और एक और है एंथ्रासिन। क्या है? एंथ्रासिन। ये सब सब्लाइम करता है, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस करता है। व्हेन दीज सॉलिड्स, जब इन सभी को गर्म करोगे तब पार्टिकल इतना तेज़ी से मूव करता है और सेपरेट होकर वेपर बना लेता है, और जब इसके वेपर को कूल करोगे तो इसका पार्टिकल स्लो डाउन होकर साफ नज़दीक आके क्विकली बिकम फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है एक जगह पे और सॉलिड बना लेता है। दूसरा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, क्या? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ड्राई आइस। क्या होता है? ड्राई आइस, विच इज़ कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जो होता है वही ड्राई आइस कहलाता है, जिसको बर्फ़ का चट्टान कहते हैं। समझ बात को? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस। ड्राई कहा गया, नाम दिया गया ड्राई आइस, सूखा ही रहता है। और ड्राई आइस सबलाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है? सबलाइम करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और डिमॉन्स्ट्रेट, पता लगाएंगे, दिखाएंगे सब्लिमेशन अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन। देखो कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ देखते हैं। देखो कहता है वी टेक सम अमोनियम क्लोराइड इन ए चाइना डिश। चाइना डिश का मतलब होता है एक कटोरा जो शीशा का हो, ठीक है, उसके अंदर चाइना या फिर चीनी मिट्टी का कटोरा ले लो, शीशा का मतलब चीनी मिट्टी का ले लो, एंड प्लेस द चाइना डिश ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। देखो ये चाइना डिश है, ये कटोरा है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड होता है एक लोहा का, इस पर रख दो, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए द चाइना डिश इज कवर्ड विथ इन इन्वर्टेड ग्लास फनल। अब क्या कर रहे हैं, एक ग्लास शीशा का एक फनल रखा गया है, इस पर इसको ढक, उल्टा करके इसको ढक, देखो कवर है, यहाँ कवर है ना, उल्टा करके इस टिप को रख दिया, ठीक है। ए लूज कॉटन प्लग इज पुट द अपर ओपन एंड ऑफ द फनल टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फ्रॉम स्कैपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। कहता है अब देखो इसमें अमोनियम क्लोराइड ले लिए हैं चाइना डिश के अंदर। अब क्या किए हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा रुई का एक मतलब ऊपर से रुई डाल दिए हैं ताकि इसका जो वेपर बने वो बाहर ना निकले। द चाइना डिश इज हीटेड बाय यूजिंग ए बर्नर। अब चाइना डिश को हम लोग गर्म करेंगे बर्नर के सहायता से। ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड चेंजेड इनटू वेपर। अच्छा बताओ, अमोनियम क्लोराइड के पास कैपेसिटी है सब्लिमेशन करने का, जब गर्म करेंगे तो गैस से बदलेगा, बात सही है। तो कहता है कि आप जैसे हीट कीजिएगा तो अमोनियम क्लोराइड जो है वेपर में बदलने लगेगा। दिस वेपर राइजेज अप, ये वेपर ऊपर उठेगा एंड कन्वर्ट इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अब देखो वेपर उठा, अमोनियम क्लोराइड गर्म किए, बोलिए, ये वेपर बना, वेपर बाहर ऊपर उठा लेकिन निकल। ऐसे बता, यहाँ पर तो गर्म है लेकिन यहाँ पर तो ये जो सरफेस है ठंडा होगा। तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड वेपर बना रही है, वेपर जैसे ठंडा हुआ तो फिर देखो छोटा छोटा डॉट डॉट दिख रहा है, ये फिर सॉलिड में बदलने लगा ठंडा होकर। समझ बात को? गर्म किए, वेपराइज हुआ वेपर, फिर ठंडा होकर सॉलिड बन रहा है। समझ रहे? आइए, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। फनल के यानी फनल के इनर मतलब अंदर का जो दीवार है, उस दीवार ठंडा है, उस दीवार के संपर्क में आकर ये वेपर फिर से सॉलिड बनने लगा। बात सही है? अब देखिए ध्यान से, इस तरीक़ा से अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट हो जाएगा इनर साइड ऑफ फनल। जब पूरा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे सब पूरा सॉलिड इसमें चिपक जाएगा। चिपक गया, अब फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, फॉर इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट, सब्लिमेट के फॉर्म में बन जाएगा। कैसे? देखो हम क्या बोले थे कि जब कोई सॉलिड को वेपर करते हैं तो सब्लाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन जब वेपर ठंडा होकर सॉलिड बनाएगा तो इसको सब्लिमेट कहते हैं। तो ये सब्लिमेट के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब देखो, इन मैनी हाउस होल्ड स्मॉल नेफ्थलीन बॉल्स आर केप्ट इन स्टोर्ड वुलन एंड सिल्क क्लॉथ। बहुत सारे घर में छोटा छोटा नेफ्थलीन का बॉल डाला जाता है ताकि वुलन यानी ठंडा का कपड़ा और सिल्क का कपड़ा में मॉथ ना लगे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक ऑफ मॉथ्स, यानी DI वगैरह, दीमक वगैरह ना लगे, एंड दूसरा कीड़ा मकोड़ा उसमें तेल चट्टा वगैरह ना लगे।
इट इज़ नोटिस दैट नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू। ये नेपथलीन बॉल्स होता है, गोल गोल होता है ना, इसको जब रख दोगे तो कुछ दिन में अपने आप गायब हो जाएगा। वहाँ पर कुछ छोड़ता उड़ता ये नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं, कुछ चिन्ह वगैरह नहीं रहेगा, अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि नेपथलीन बॉल्स सब्लिमेशन करता है। नेपथलीन बॉल्स कीप ऑन फॉर्मिंग नेपथलीन वेपर। ये बॉल जो है नेपथलीन वेपर बना लेता है स्लोली और गायब हो एयर में गायब हो जाता है। अब हम नाउ इंटर कन्वर्जन देखते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। इंटर कन्वर्जन मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बदलता है, लिक्विड से गैस कैसे बदलता है, गैस से लिक्विड कैसे बदलता है, लिक्विड से सॉलिड कैसे बदलता है, और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर कैसे बदलता है, और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड कैसे बदलता है, इसको देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल को देखेंगे कि क्या है ये ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, आइए हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल को समझते हैं। देखिए हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से देखो एरो ऐसे जा रहा है, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। कैसे बना, एरो के ऊपर देखो क्या है, मेल्टिंग। जब सॉलिड को मेल्ट कराते हैं, जब पिघलाते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड से देखो एरो ऐसे जा रहा है। लिक्विड को जब बॉयल करते हैं मतलब इवेपोरेट करते हैं तो लिक्विड क्या बनता है, गैस। ठीक है, गैस से देखो एरो ऐसे जा रहा है, गैस डायरेक्ट सब्लिमेशन करता है तो सॉलिड बन जाता है। तो दिक्कत समझ में आया। सॉलिड से ऐसे देखो एरो जा रहा है, सॉलिड डायरेक्ट सब्लाइम करके यानी सब्लिमेशन करके गैस बदलता है। गैस जब ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, देखो एरो ऐसे जा रहा है तो लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को जब फिर से ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। मेरे अंदाज से आपको स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, राइट। ये बहुत आसान है, बड़ा ईजी है, आप इसको याद रखिए। लगभग पूरे चैप्टर का निचोड़ इसी में। ध्यान सुनिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा चीज़ समझ जाइएगा। कैसे, आप जानते हैं कि सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को जब इवेपोरेट करते हैं तो बॉइलिंग करने तो गैस बनता है। गैस को जब सब्लाइम करते हैं सॉलिड बन जाता है, सॉलिड को जब सब्लाइम करते हैं तो गैस बन जाता है। गैस को जब ठंडा करते हैं लिक्विड बनता है, लिक्विड को जब फ्रीज करते हैं सॉलिड बनता है। यस सर, समझ में आया। इसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। इससे पूरा चैप्टर का निचोड़ यहीं तक था, समझ में आया। मतलब पूरा चीज़ इससे समझाया गया, है बेस्ट है, सुपर बेस्ट है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भैया टेम्परेचर से तो क्या क्या हुआ सब कुछ समझ में आ गया। गर्म करने पर, ठंडा करने पर, कूल करने पर, हीट करने पर, हर चीज़ समझ में आ गया मेरे अंदाज से। अब हम लोग प्रेशर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अभी हम लोग देखे थे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस को चेंज करने के लिए हम लोग टेम्परेचर से बदल सकते हैं। अब कहता है कि क्या आप प्रेशर से भी बदल सकते हैं, कैसे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन ऑल्सो भी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को बढ़ा के भी चेंज किया जा सकता है या डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को घटा के भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गैस को आप चेंज कर सकते हैं लिक्विड में जब आप बढ़ा दीजिएगा प्रेशर, तब एक कंपेन्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा उस समय ठंडा मतलब टेम्परेचर को कम करके ऐसा किया जाता। न बोलो नहीं समझे, सुनिएगा भाई, मैंने कहा आप गैस को लिक्विड बना सकते हैं बिना कोई टेम्परेचर के। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आप गैस को क्या बना सकते हैं, कैसे। आपके घर में गैस सिलेंडर नाम का एक चीज़ होता होगा। जब भी गैस उठाते होंगे, ले जाते होंगे दुकान पे, तो गैस ऐसे छलकता होगा मानो उसके अंदर पानी। लेकिन जैसे ही आप प्रेस करते होंगे गैस का नॉब, तो उससे गैस से धुआं गैस निकलता होगा, राइट। अंदर में पानी लगता है, बाहर में गैस निकलता है। समझ नहीं आ रहा है कुछ, यानी अंदर में लिक्विड है, अब बाहर में गैस है। क्या मतलब है, मतलब है कि आप छोटे से सिलेंडर में गैस को प्रेशर बढ़ा के, गैस का प्रेशर, जैसे ही गैस का छोटा सा कंटेनर के अंदर ज़्यादा गैस को प्रेशर बढ़ाइएगा तो गैस का मॉलिक्यूल से नज़दीक आता है और प्रेशर के बढ़ने से नज़दीक आके लिक्विड बन जाता। समझ में आया। यानी गैसेस को हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में इंक्रीज करके प्रेशर। समझ में आया। लेकिन याद रखिएगा उस स्थिति में आपको टेम्परेचर कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो फिर तो एक्सपेंड होगा ना, इसलिए टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। यस, कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि ठंडा के दिन जो गैस सिलेंडर है, गैस ऑन करते तो लेट से गैस आता है, राइट। और थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप लगता है, थोड़ा सा रुक जाने पर फिर गैस अच्छे से आता है। ये बात सही है क्या। क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा करने पर अंदर जो लिक्विड है वो और नज़दीक हो गया होगा उसका मॉलिक्यूल से, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं तो निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसकी बात सही है। फिर अंदाज से आप लोग इस सारा फेनोमेना अपने रियल लाइफ में देखते होंगे, क्लास सब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता होगा इसे जान के। ज़िंदगी में हम लोग जो ने किया है उसे पढ़ना पड़ रहा है। देखिए
कुछ सॉलिड जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब देख ड्राई आइस देखे थे, इसको भी चेंज कर सकते हैं गैस में। जब डिक्रीज करेंगे क्या, प्रेशर को कम करके इसको क्या कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जब प्रेशर अप्लाई करोगे गैस पे, किस पे, यानी उसको दबाओगे, कंप्रेस करोगे। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, उसको नज़दीक लाना। कैसे, एक बंद कंटेनर के अंदर, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, जिसका ज़्यादा बड़ा कंटेनर ना हो, छोटा कंटेनर के अंदर उसको जब कंप्रेस करेंगे, एंड व्हेन वी ऑल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर और कम करेंगे, ये लिक्विफाइड हो जाता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस को कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ा के लिक्विड बना सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं कंप्रेस करके और ठंडा करके। कैसे, देखिएगा, ये एक सिलेंडर है, क्या है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का मतलब होता है जिसको, मतलब सिरिंज देखो, सिरिंज में जो पीछे से खींचते हैं वो पिस्टन क्या है, वैसा ही पिस्टन लगाया गया है जो मूव हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन उस पिस्टन में थोड़ा सा भी गैप नहीं हो, कुछ निकलेगा इससे नहीं। पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, पिस्टन पुश्ड इन, पिस्टन को नीचे पुश किया जा रहा है। सिलेंडर है, ये सिलेंडर है पूरा, इसमें गैस का कण है, देख रहे हो। अब क्या हुआ, कंप्रेस किए, कंप्रेस किए मतलब पिस्टन को नीचे दबाए और ठंडा किए, इसको ठंडा किए सिलेंडर को और पिस्टन को नीचे। तो गैस का जो पार्टिकल पहले दूर दूर था, नज़दीक आया और कंप्रेस किए, तो गैस का पार्टिकल और नज़दीक आ गया। द पार्टिकल ऑफ गैस सो क्लोज दैट द लिक्विफाई, ये अब इतना नज़दीक आ गया कि वो सब आपस में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया। सेम इसी तरीक़ा से हमारे घर में जो सिलेंडर होते हैं उसको भरा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि बैलून में अगर मान लीजिए कि हम लोग गैस भरते हैं तो बैलून भारी क्यों नहीं लगता है। क्या है कि पहले बात तो ये कि गैस उसमें भरा जाता है, लेकिन जितना सफिशिएंट अमाउंट में गैस भरना है, गैस का एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, लार्जर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ना किसी चीज़ का, उतना लाइटर होता है। एग्जांपल, मान लो कि ये पेंसिल इसका नोक जो है बहुत पतला है, अगर इस पर हम प्रेशर लगाएंगे तो ये मतलब घुसेगा हमारे स्किन में या फिर कहीं पे और दर्द करेगा। लेकिन पेंसिल का ये भाग जो है, ये भाग क्या किया, इसको कितना धंसा, कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। क्या होता है, जब बैलून को ऐसे हम रखते हैं तो ऐसा लगता है भारी टाइप का, क्योंकि उसका पूरा मास एक जगह एकत्रित रहता है। लेकिन जैसे बैलून में हवा भरते हैं, हवा भरने की वजह से बैलून एक्सपेंड करता है, और हवा का काम क्या है, चीज़ों को हल्का का, हवा भर जाता है ज़्यादा, तो हवा ज़्यादा भरता है तो ऊपर उठने लगता है। वो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, और वो क्या करता है, उसका भारीपन ख़त्म, लाइटर बना देता है, उसको हल्का बना देता है, ठीक है ना। देखिए आगे, समझ में आया। देखिए, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, जब प्रेशर जब बहुत ज़्यादा लगाओगे तो पार्टिकल जो है गैस का नज़दीक आ जाता है, इतना नज़दीक आ जाता है कि वो लिक्विड बन जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस। कहता है अगर गैस है तो गैस का पार्टिकल भी देखो बहुत सारा स्पेस रहता है ना, दो लाल के बीच बहुत सारा उजला है। सो वी कैन रिड्यूस द स्पेस, तो इस स्पेस को हम कम कर सकते हैं। कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल बाय गिविंग इनक्लोज इन सिलेंडर के अंदर भर के और कंप्रेस करके दबा के, पुशिंग इट विद पिस्टन को पुश करके, राइट। जैसे 49A 49B में दिखाएगा। इफ़ इनफ फोर्स, अगर ज़्यादा फोर्स लगा दे पिस्टन पे तो गैस इज़ हाईली कंप्रेस, गैस ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा छोटे वॉल्यूम में, तो पार्टिकल जो गैस का इतना नज़दीक आ जाएगा वो अट्रैक्ट करने लगेगा एक दूसरे को सफिशिएंटली टू फॉर्म अ लिक्विड, इतना अट्रैक्ट करेगा कि वो लिक्विड बना लेंगे। सही है। एंड हम लोग कहेंगे कि ये गैस लिक्विफाइड हो गया। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस टू मच, जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा दबा दोगे, तो क्या होगा, देखिए, देन हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू कंप्रेशन, तो कंप्रेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, जैसे लाओ हाथ, लो अपना हाथ रखो, मैंने क्या किया, यहाँ दबाया तो यहाँ तुमको गर्म लग रहा है, ऐसा ही होता है। मतलब जब हम कंप्रेस करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। सो व्हाइल अप्लाइंग प्रेशर, तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विफाई करने के लिए, यानी किसी गैस को लिक्विड करने के लिए, तो ये नेसेसरी है कि उसको आप ठंडा भी करते रहें, टू कूल देम टू टेक अवे द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्रेशन। मतलब जब किसी सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा के गैस को कंप्रेस करेंगे उस समय हीट भी निकलता है, समझ रहे ना। उस स्थिति में क्या करेंगे, उसको बाहर से किसी न किसी तरीक़ा से ठंडा करेंगे। कैसे ठंडा करेंगे, मान लो कि उस सिलेंडर को उठा के बर्फ़ पे रख दे, उस सिलेंडर को या ऐसे रूम में रखे जहाँ ठंडा हो, क्या हो, ठंडा हो, और उसके बाद कंप्रेस करेंगे। कूलिंग लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड गैस एंड हेल्प्स इन लिक्विफाइंग, ठंडा करने से टेम्परेचर कम हो जाता है गैस का और लिक्विड बनने में उसको हेल्प पहुँचता है।
फ्रॉम डिस्कशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है क्या अप्लाई करके, प्रेशर और टेम्परेचर को कम करके। सही बात है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में गैस को आप लिक्विफाइड कर सकते हैं दबा के और ठंडा करके। ए गैस मस्ट बी कूल्ड बिफोर बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। एक गैस को पक्का आप ठंडा कीजिए एक सर्टेन टेम्परेचर तक बिफोर लिक्विफिकेशन, यानी पहले लिक्विड बनाने से पहले उसको पहले ठंडा कर दीजिए बाय प्रेशर कैन अकर, और उसके बाद जो है प्रेशर आप लगाइए। ठीक है। कूलिंग इज यूजली डन बाय पोरिंग वाटर ओवर द कॉइल्स कैरिंग द कंप्रेस्ड गैस। कहता है कूलिंग ठंडा कैसे किया जाता है, आप जो है पानी छिड़क दीजिए, पानी डाल दीजिए, उससे ठंडा हो जाएगा, है ना। अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड। अमोनिया एक गैस होता है जिसको आप लिक्विफाइड कर सकते हैं अप्लाइंग हाई प्रेशर लगा के एंड लोअरिंग द टेम्परेचर को कम करके। सही बात है। दैट इज़ अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग, यानी अमोनिया गैस को आप कंप्रेशन करके और कूल करके क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। ऑक्सीजन क्या होता है, एयर होता है, मतलब ऑक्सीजन गैस होता है, उसको भी आप चाहें तो प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाइड कर सकते। हॉस्पिटल गए होंगे कभी, हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बड़ा सिलेंडर रहता है ऑक्सीजन का, उसमें सिलेंडर उठाओगे तो इसी तरह रहेगा। ठीक है ना। ठीक है। लोअरिंग द टेम्परेचर कम करके पिक्चर शो करता है कि लिक्विड ऑक्सीजन है ये, ऑब्टेन बाय लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विड ऑक्सीजन ब्लू इन कलर। अच्छा बताओ, हम इस बार टेस्ट लिए थे, उस टेस्ट में पूछे थे कि लिक्विड ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है, क्या होता है, पेल ब्लू बोले थे ना, है ना। देखिए वी हैव जस्ट स्टडीड, हम लोग क्या पढ़े हैं, जब इंक्रीज करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर कम करेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। बात सही है। फ्रॉम ए गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन जब डिक्रीज करेंगे प्रेशर को और कम कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे भी स्टेट ऑफ मैटर बदल जाता। अभी क्या किए थे, प्रेशर बढ़ाए थे, इंक्रीज किए थे प्रेशर और टेम्परेचर कम किए थे, उल्टा अब डिक्रीज करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। चलिए क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, उस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब डिक्रीज करोगे ना प्रेशर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एग्जाम्पल, व्हेन अ स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोई चट्टान सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को केप्ट एक्सपोज टू एयर, ऐसे ही खुला हवा में रख दो तो प्रेशर जो है उस पर कम होने लगता है और नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लगता है, जिसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उस पर वो आ जाता अंडर से निकाल के सीधा नॉर्मल ऐसे रख दिए तो उसका टेम्परेचर भी, अच्छा अंदर रखें तो प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम होगा, और बाहर जैसे रखें टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और वो स्टार्ट हो जाएगा बदलना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बात सही है। देखो ये ड्राई आइस डीप फ्रीज, खाना उना को डीप फ्रीज करने के लिए यूज होता है। देखो ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बदला सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ये एक चेंज ऑफ स्टेट है, मतलब सॉलिड से गैस में बदला। सही बात है। विच इज़ कॉज्ड बाय, कैसे हुआ ये, जब डिक्रीज किए प्रेशर और टेम्परेचर हाइयर मतलब एंड हाइयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर ज़्यादा था। सही बात है। तो एक तरफ प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके हम लोग गैस को लिक्विड बना दिए थे, एक तरफ प्रेशर को कम करके टेम्परेचर को बढ़ा के सॉलिड को गैस में बदल दिए। बात सही है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वाइट सॉलिड कॉल्ड ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक उजला सॉलिड होता है जिसको ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ठंडा सब्सटेंस होता है, इसका इस्तेमाल डीप फ्रीज बहुत ठंडा करने के लिए होता है खाना को, एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड, ये आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए होता है। आप जानते होंगे कुछ लोग के पास डीप फ्रीजर होता है, राइट, उसमें वो लोग क्या करते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, यही प्रोसेस पे काम करता है। सही बात है ना। चलो आगे देखिए, हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। सिंस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, बात सही है, एंड डज नॉट मेल्ट, और पिघल के वो लिक्विड बनाता नहीं है ऑर्डिनरी आइस की तरह। फ्रीज से जो एक फ्रीज में एक बर्फ़ होता है ना, तो फ्रीज का जो बर्फ़ है उसको निकालो तो पानी बन जाता है, क्या हो जाता है, बात सही है। इसको ऑर्डिनरी आइस कहते हैं।
साधारण बर्फ़, सही बात है। लेकिन जो बर्फ़ चट्टान वाला होता है जिससे आइसक्रीम वगैरह जमाया जाता है, वो बर्फ़ अगर तुम लोगे तो वो बर्फ़ डायरेक्टली लिक्विड में बदलता, डायरेक्टली किसे बदल जाता है? गैस। किसे बदल जाता है? याद रखिएगा ये ध्यान से। इसीलिए और याद रखिए, जो बर्फ़ होता है फ्रिज का, उस बर्फ़ को आप हाथ में रखिएगा तो कुछ देर में ही मेल्ट कर जाता है, बात सही है। लेकिन वो बर्फ़ लेट से मेल्ट करता है, इसीलिए ठंडा करने के लिए इससे बेहतर यानी फ्रिज से बेहतर वो वही बर्फ़ होता है। समझ में आया? बोलिए सर। चलिए, लाइक ऑर्डिनरी गैस इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, इसको ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर। ड्राई आइस का काम है बहुत कम टेम्परेचर कर देता है देन दैट प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरी गैस। ऑर्डिनरी आइस, जो ऑर्डिनरी आइस जितना ठंडा नहीं कर पाएगा उससे ज़्यादा ड्राई आइस ठंडा कर देता है। सो इट इज़ मच मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग। तो ठंडा करने के लिए ज़्यादा कौन अच्छा है? ड्राई आइस पर्पस देन ऑर्डिनरी आइस। ऑर्डिनरी आइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इवेपोरेशन। व्हेन अ लिक्विड इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, जब कोई लिक्विड को हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? व्हेन अ लिक्विड इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, जब कोई लिक्विड को हम छोड़ देते हैं हवा में, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है ग्रेजुअली। मतलब पानी लो और छोड़ दो, एक कटोरा में लेकर छत पे पानी डाल दो, क्या होगा? धीरे धीरे वो पानी सब खत्म हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। इस प्रोसेस में कुछ लिक्विड जो था सरफेस टर्न्स इनटू वेपर। मान लो कि यही लिक्विड है। क्या है? पानी है। मान लो क्या है? पानी। इस पानी को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे ऐसे। तो इसके ऊपर का जो सबसे पहले ऊपर लेयर का जो इसका पानी होगा वो क्या करेगा? वो ज़्यादा हीट ले लेगा और हीट लेके इवेपोरेट और धीरे धीरे सब लिक्विड ऐसा ही जब ऊपर जाएगा फिर नेक्स्ट ऐसे करते चला जाए, ठीक है। आइए, एंड मिक्सेस विद गैसेस इन एयर। और ये जो वाटर एयर वेपर बनता है, ये कहाँ जल जाता है? एयर में मिक्स हो जाता है। दस व्हेन ए लिक्विड टर्न्स, जब एक लिक्विड टर्न होता है, बदलता है वेपर में या गैस में, इट इज सेड टू इवेपोरेट। तो इसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। इसको कहा जाता है कि इवेपोरेट कर गया। जब कोई लिक्विड गैस में बदलेगा तो इसको इवेपोरेशन कहेंगे। वी कैन नाउ डिफाइन, अब इवेपोरेशन को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड का प्रोसेस किस में? चेंजिंग इनटू वेपर में बदलने का प्रोसेस। इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के बिलो इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये जो शब्द बोले सर आप, इवन बिलो पॉइंट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, वर्षा होता है ना, रोड पे पानी गिरा रहता है। रोड पे पानी गिरा रहता है तो क्या होता है? रोड पे अगर पानी गिरा है तो ऐसा है कि धरती के नीचे से हम जाके आग लगाते हैं, लेकिन वो सब वाष्पीकरण हो जाता है ना, उसका सही इवेपोरेट कर जाता है ना। कैसे इवेपोरेट कर जाता है? उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं गया तो कैसे हो गया? ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नहीं गया फिर भी, यानी मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी इवेपोरेट कर सकता है। कैसे बताते हैं? इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब 100 डिग्री देने की जरूरत, अच्छा रूम में भी 1 लीटर पानी रख दोगे, 5 दिन बाद देखोगे तो कम जाएगा पानी। ऐसा है कि अपने आप भगवान 100 डिग्री सेल्सियस आगे दे दिए थे? नहीं। कैसे होता है देखिए, तब इट इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर। लेकिन हाँ, इवेपोरेशन अगर करना है जल्दी तो हम उसको बस खाली क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, वाट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, भाई कोई भी टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड। कहीं ना कहीं उसको लेटेंट हीट मिल रहा होगा जिससे वो इवेपोरेट कर जाता। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास वाटर है और वाटर से वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर से गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको लेटेंट हीट चाहिए। क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। और वो क्या करता है? कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से ही लेटेंट हीट लेके उड़ जाता। अच्छा बताओ, अभी तुम्हारे हाथ पे में स्पिरिट रखे तो क्या स्पिरिट में हाथ को गर्म किए तुम? नहीं, तुम्हारे हाथ से वो लेटेंट हीट लेके और स्टेट में बदल गया, दूसरे स्टेट में बदल गया। बात सही है? देखिए, व्हेनेवर लिक्विड चेंजिंग इन वेपर, जब कोई लिक्विड चेंज होता है वेपर में या गैस में तो ऐसा होता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जब कोई लिक्विड को हम लोग गैस में बदलते देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। बिल्कुल सही बात, सेम स्थिति है। नील पेल में अगर वाटर सब्सटेंस होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, उसमें भी स्पिरिट पाया जाता है, पता है ना? उसमें भी स्पिरिट पाया जाता है। तो वो स्पिरिट क्या करता है? तुम्हारे बॉडी से लेटेंट हीट लेके इवेपोरेट कर जाता है। जो ड्राई चीज़ रहता है वो चिपक जाता है बॉडी से। सही बात है? बहुत अच्छा प्रश्न जवाब है।
प्रश्न भी अच्छा था, जवाब भी ठीक मिला। द वेट क्लॉथ ड्राई, जो गीला कपड़ा होता है, चलिए तो कहता है कि द वेट क्लॉथ्स, जो कपड़ा गीला होता है, ड्यू टू इवेपरेशन, वाष्पीकरण की वजह से, ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम, तो उसके अंदर जो गीला कपड़ा उसके अंदर पानी रहता है ना, कैसे सूख जाता है, क्योंकि उसके अंदर का पानी इवेपरेट कर जाता है। एंड रेन वाटर पुडल्स ऑल्सो ड्राई, जब पानी बारिश होता है तब बारिश के बाद छोटे मोटे गड्ढे में जो पानी भर जाते हैं वो भी सूख जाते हैं बिकॉज ऑफ इवेपरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि उसके पानी का इवेपरेशन हो जाता। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो रिकवर्ड, तो जब भी कॉमन साल्ट ये जो हम लोग घर में जो नमक खाते हैं, ये नमक कहाँ से बनता है? हम जानते हैं कि समुद्र के पानी में क्या पाया जाता है? नमक। सी वाटर में क्या मिलता है? नमक पाया जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन, इवेपरेशन प्रोसेस की सहायता से वो नमक को प्राप्त किया जाता। कैसे, देखिएगा ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, कैसे होता है इवेपरेशन का प्रोसेस? देखिए, सम पार्टिकल इन अ लिक्विड ऑलवेज हैव सम मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। अच्छा बताओ, पानी का लेयर होता है, तो पानी जो होता है ना, पानी में कुछ पानी ऐसा होता है ऊपर नीचे कहीं भी, जो पानी के पास काइनेटिक एनर्जी दूसरे पानी के मतलब उसी के अंदर पानी का दूसरा पार्टिकल से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। बोले नहीं समझे? मान ले पा कि एक कटोरा के अंदर पानी है, तो सबसे ऊपर वाला सरफेस पानी का देख रहे हैं, ठीक है, उसके पास सूर्य का हीट ज़्यादा लग रहा होगा अंदर वाले पानी से, तो ऊपर वाला पानी का जो लेयर होगा उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी उसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, वो बेचैन होगा वाष्प में बदलने के लिए, तो बदल जाता है, यानी वो इवेपोरेट कर जाता है। सो इवन व्हेन लिक्विड इज वेल बिलो दिस बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं है, उसके नीचे भी है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, वाटर मान लो, वाटर है, सम ऑफ इस पार्टिकल, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहता है कुछ पार्टिकल के पास, और ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और वो क्या करता है, अपना जो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो अपना फोर्स लगा के टूट जाता है और इवेपोरेट कर जाता है। दस फास्ट मूविंग पार्टिकल और मोलिकुल्स ऑफ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर। तो ये तेज़ी से मूव करता हुआ पार्टिकल है या मोलिकुल जो होता है लिक्विड का, वो लगातार एस्केप गायब होते रहता है लिक्विड से और वेपर बनाता है। सही बात है। देखिएगा, ये जो पिक्चर है शो करता है इवेपोरेशन, क्या करता है? आप कभी कभी देखते होंगे गांव वगैरह में छोटा मोटा पोखर रहता है, गर्मी के दिन में 1 महीना में क्या हो जाता है, सूख जाता है। कैसे? देखिए, प्रोसेस है इवेपोरेशन का, वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉन्ड। एक पोखर का पानी जो इवेपोरेट कर रहा है, दिस इवेपोरेशन इज कॉज्ड बाय द हीट ऑफ सन, ये सूर्य के हीट से इवेपोरेट कर रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला लेयर के पास ज़्यादा उसमें का जो वाष्प होता है वो दिखता है, तो ये जो पानी में से वाष्प जाता है वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बहुत अच्छा, क्योंकि लार्जर सरफेस एरिया बहुत दूर में होता है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत शाम के समय में थोड़ा बहुत दिख जाता है, या फिर मॉर्निंग में भी दिख जाता है। कभी कभी आप जाइएगा नदी वदी में, एकदम ठंडा मतलब पानी रहेगा एकदम नदी का, और टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो आपको इवेपोरेट दिख जाएगा, दिखता है कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसका एरिया बहुत बड़ा रहता है इसलिए नहीं दिखता। और यहाँ जो है सिटी से जो बहुत छोटा सा छेद रहता है उससे निकलता है वेपर एक बार में, तो वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा एरिया रहता है ना, इसी वजह से। देखो, समुद्र से कॉमन साल्ट मिल जा रहा है, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। कैसे? समुद्र के पानी को इवेपोरेट करा के और शैलो लेगून्स में होता है छोटा छोटा गड्ढा बना के सूरज का हीट में छोड़ देता है, कुछ दिन बाद सारा पानी उड़ गया, नमक बन जाता है। राइट, देखिएगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेटिंग, कौन कौन चीज़ जो है इवेपोरेशन को प्रभावित करता है। इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स मेनली ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, जो लिक्विड का इवेपोरेशन होता है वो डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। क्या क्या? एक क्लिप दीजिए उधर से। देखिएगा ध्यान से, कहता है जो इवेपोरेशन जो है आपका, वो उसको कौन कौन प्रभावित करता है? पहला तो प्रभावित करता है टेम्परेचर। क्या करता है? टेम्परेचर। दूसरा है सरफेस एरिया। क्या है? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन जल्दी और ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया, या फिर एरिया बढ़ा देंगे तभी इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी क्या है इसको समझेंगे पहले। विंड स्पीड, कभी कभी देखते हो जब हवा बहुत तेज़ी से बहता है, धूप नहीं भी रहे, कपड़ा जल्दी सूख जाता है, बात सही, यानी इससे भी इवेपोरेशन तेज़ी से होता है, कोई दिक्कत।
जब डिस्कस करते हैं इन सबको एक एक करके, देखिएगा ध्यान से। टेम्परेचर पहला प्रभावित दिख रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, देखिए ध्यान से। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, वाष्पीकरण का जो स्पीड है बढ़ जाएगा जब हम बढ़ाएंगे क्या, टेम्परेचर को, लिक्विड का। मतलब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। सही बात है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड का बढ़ता है गर्म करने पर। जब टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाते हैं यानी गर्म करते हैं तो मोर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का ज़्यादा कण के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है ताकि वो कहाँ चला जाए, वेपर स्टेट में चला जाए, गैस स्टेट में। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसी की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। दस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाई हीटिंग इट, तो जो इवेपोरेशन का रेट होता है लिक्विड का वो बढ़ जाता है जब उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यस और नो। हम कटोरा में पानी लेते हैं और गैस पे चढ़ा दिए एकदम मिनिमम टेम्परेचर पर, तो पानी लेट से गर्म होता है, बात सही। उधर से आया कोई, फुल कर दिया, तुरंत पानी और जल्दी से वाष्प, सही बात है। रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड का बिकम्स मैक्सिमम एट इज बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर दे दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम क्या करें, एक गिलास में या कटोरा में पानी रख दिए घर में, 5-7 दिन में वो इवेपोरेट घट जाएगा। सही बात है, समय ज़्यादा लगा। लेकिन अगर उसको तुरंत 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें तो तुरंत इवेपोराइज कर जाएगा। ये सब ना, बस टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता। अगला देखिएगा ध्यान से, अगला है कि अगर सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ा दे तब क्या होगा। देखिएगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, भाई फिर से इवेपोरेशन का इंक्रीज कर जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर सरफेस एरिया यानी ज़्यादा दूर तक फैला दें तब भी इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। देखिएगा ध्यान से, आप देखे होंगे बारिश होता है, बारिश होने पर क्या होता है, बारिश होने पर छोटा मोटा गड्ढा में पानी भर जाता है और रोड पे भी पानी भर जाता है। 2-2.5 घंटा 3 घंटा रुक जाओ तो रोड का पानी सब गायब हो जाता है, लेकिन उसके बगल में जो गड्ढा रहता है उसमें पानी रहता ही। बात सही क्या होता है ऐसा, रोड का चौड़ाईकरण ज़्यादा होता है, चौड़ीकरण, सही बात है। अब देखिए ध्यान से, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अगर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सुनो ध्यान से, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू एयर इंक्रीज्ड, अगर सरफेस एरिया जो हवा में है उसको बढ़ा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है लिक्विड का वो भी बढ़ जाता। एग्जाम्पल, इफ़ सेम लिक्विड, मान लो कि पानी आपके पास है, एक टेस्ट ट्यूब में रखो, मतलब पतला सा एक ट्यूब नली में रखो और एक कटोरा में रखो, देन कीप इन चाइना डिश विल इवेपोरेट मोर डेफिनेटली, तो जो पानी कटोरा में है वो वाष्पीकरण उसका ज़्यादा होगा। अच्छा, एक गिलास में पानी ले लो, एक थाली में पानी लो और छोड़ दो धूप में, कौन जल्दी इवेपोरेट करेगा, थाली वाला, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। इन आवर डेली लाइफ हम लोग फैला देते हैं वॉश्ड वेट क्लोथ्स व्हाइल ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फ्रॉम रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। हम लोग क्या करते हैं, जब कपड़ा को निचोड़ते हैं तो निचोड़ने के बाद कपड़ा छोटा हो जाता है, तो डायरेक्ट उसको जाकर ऐसे ही मचोड़ के पसारोगे तो सूखेगा। हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को झाड़ को उसको सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी कपड़ा को फैला, कहते हैं ना, कपड़ा को जाके छत पे फैला दो, कपड़ा को टंगना पे जाके फैला दो। क्यों, ताकि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर कभी कभी गलती से मुड़ा हुआ कपड़ा ही रख देते हैं टंगना पे तो वो 3 दिन 4 दिन तक भी सूखता नहीं, या फिर कहता है कि फैलाए का है नहीं, उसे मम्मी बोलती है कि फैलाई का है नहीं, और नहीं फैलाए तो खूब खा मार। सही बात है।
विच लीड्स टू क्विकर ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, तो जिससे क्या होता है जल्दी से सूख जाता है गीला कपड़ा। आफ्टर रेन, जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद वेट रोड्स, ये जो गीला रोड होता है यानी रोड जो होता है ड्राई क्विकली, ये तेज़ी से सूख जाता है क्योंकि रेन वाटर फैला होता है बहुत बड़ा रोड के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर। दिस गिव्स द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, इससे क्या होता है हर कण जो होता है वाटर का उसके पास ज़्यादा चांस होता है गायब हो जाने का, यानी लिक्विड से स्कैप कर जाने का। इस डिस्कशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है लिक्विड का बढ़ाया जा सकता है जब हम बढ़ा दें सरफेस एरिया किसका, लिक्विड का। समझ में आया? अगला है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वह अमाउंट किसका, वाटर वेपर का जो प्रेजेंट रहता है एयर में। अच्छा, ह्यूमिडिटी होता क्या है भाई? वाटर इवेपोरेट किया तो कहाँ गया, हवा में गया। तो हवा में जितना ज़्यादा पानी इवेपोरेट करेगा, सब पानी इवेपोरेशन करेगा तो वाटर में, हवा में ही जाएगा। तो जब पानी इवेपोरेट करके हवा में जाए तो हवा में तो कहीं ना कहीं वाटर है ही है, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिला हुआ रहता है। इज रिप्रेजेंटेड बाई टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी, थी इसको हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। जब इवेपोरेटेड वाटर का जो स्टीम होता है वो कहाँ मिल जाता है, वो हवा में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज स्मॉल, अच्छा जब पानी का मात्रा जो कि वाष्प बना है और हवा में वो कम है तो हम लोग कहते हैं appears to be dry, तो मौसम ड्राई रहता है। एंड वी से दैट द ह्यूमिडिटी इज़ लो, और हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी लो है। मतलब पानी का मात्रा अगर हवा में कम है तो ह्यूमिडिटी कम है, सही है। अगर पानी का मात्रा हवा में ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, इसको हम लोग डैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्प। डैम्प मतलब होता है गीला। एंड वी से दैट ह्यूमिडिटी हाई, ह्यूमिडिटी हाई। जब पानी का मात्रा हवा में ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी हाई है। सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, तो ह्यूमिडिटी जो है एयर का डिग्री ऑफ डैम्पनेस बताता है कि कितना गीला है और कितना नहीं, ठीक है। जब ह्यूमिडिटी एयर का कम रहता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है। ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन हाई है, देखो ध्यान से। अच्छा बताओ, पहले से ही पानी हवा में ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा कि कम? कम होगा। दिमाग यहाँ रखो, ध्यान से सुनो। अगर हवा में पानी का मात्रा कम हो तो हवा ज़्यादा ड्राई रहेगा, और जितना हवा ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, उतना इवेपोरेशन कराएगा पानी का। अच्छा, पहले से हवा डैम्प है, ड्राई नहीं है हवा में पानी का मात्रा ज़्यादा है, तो दूसरे पानी को इवेपोरेट कम कराएगा। तो कहता है कि अगर ह्यूमिडिटी कम है, पानी का मात्रा हवा में कम है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा एंड वाटर इवेपोरेट करेगा तेज़ी से। अंडर दिस कंडीशन स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवेपोरेट रेडली एंड वी की फील कूल कंफर्टेबल। इसी कंडीशन में हमारे बॉडी का पसीना तेज़ी से सूखता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि हवा में पानी का मात्रा कम रहता है और हमारा पसीना जल्दी सूखता है। हवा जब बहता है तो पसीना जल्दी सूखता है, या हम पंखा में जाते हैं तो पसीना जल्दी सूखता है और हमको ठंडा फील जल्दी होता है। यस और नो? चल, द वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली अंडर द कंडीशन ऑफ लो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। गर्मी के दिन में कपड़ा जल्दी क्यों सूखता है? क्योंकि हवा में पानी का मात्रा कम रहता है, तुरंत कपड़ा सेकंडों 10-15 मिनट में कपड़ा से सूख जाता है, राइट। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, जब ह्यूमिडिटी हाई रहेगा यानी पानी का मात्रा हवा में ज़्यादा रहेगा, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? कम होता है। एंड वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली, और वाटर इवेपोरेट करता है बहुत धीरे धीरे, राइट। ठंडा के दिन में देखते हो कपड़ा जो हो सूख में नहीं करता है जल्दी, क्योंकि पानी देखते हो ओस गिरता है तो ओस में क्या होता है? पानी रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, तो कपड़ा डाल दो 20-20 दिन में सूखता है। एक मोटा जैकेट रहे अगर डाल दीजिए तो 20 दिन तक छोड़ दीजिए उसका। और मान लीजिए धूप नहीं उगाता तो जय श्री राम, समझ बात को। चलिए आइए भैया लोग, इन द लेटर पार्ट ऑफ समर, गर्मी का देखो, गर्मी खत्म होने वाला है। जैसे अभी मान लीजिए अभी सितंबर है, अब सितंबर अक्टूबर का जो मौसम होता है, इस मौसम में ह्यूमिडिटी देखते हो हवा में पानी का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए अभी पसीना जो है थोड़ा सा सूखने में तकलीफ होता है ना। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, हवा में पानी का मात्रा बढ़ जाता है लेटर पार्ट ऑफ समर में। पीपल स्वेट ए लॉट इन सच वेदर, इस मौसम में पसीना ज़्यादा निकलता है, बात सही है।
बट द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, लेकिन हमारे पसीना का जो बॉडी का होता है वो इवेपोरेट तेजी से नहीं करता है क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी होता है एयर में। ऐसे मौसम में को हम लोग मगी या डैम्प मौसम कहते हैं और हम इसमें हॉट महसूस करते हैं और हमेशा अनकम्फर्टेबल होता है। क्या होता है? अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, राइट। दिस टाइप ऑफ वेदर, इस मौसम को इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, जब बादलों का मौसम हो तब ऐसा महसूस किया जाता है। इन द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में ऐसा ज़्यादा होता है क्योंकि बरसात के दिन में पानी ज़्यादा रहता है इवेपोरेशन के दौरान। एंड इन एरियाज क्लोज टू सी, या समुद्र के अगल बगल का एरिया है वहाँ पर ऐसा ही होता है, जिसको कोस्टल एरिया कहते हैं, तटीय क्षेत्र। द वेट क्लोथ्स टेक ए लॉन्ग टाइम टू ड्राई व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई। इस मौसम में क्या होता है, कपड़ा जो है लंबा समय लगता है उसको सूखने में क्योंकि पहले से ही वाटर वेपर कहीं ना कहीं मौजूद है। विंड स्पीड क्या है देखिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, कहता है इवेपोरेशन का जो लिक्विड का इवेपोरेशन का रेट है बढ़ जाएगा जब हवा तेज होगा, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, जब हवा बढ़ाओगे तो पार्टिकल जो है वाटर का वाटर वेपर मोर अवे, दूर चला जाता है विंड के साथ। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग, और सराउंडिंग वातावरण में क्या करता है, वाटर वेपर का अमाउंट कम कर देता है। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इससे क्या हो, जहाँ वाटर वेपर कम हो जाएगा तो वाटर वहाँ नहीं ड्राई होगा, ड्राई रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वाटर का। द वास्ट विथ क्लोथ, तो धोया हुआ गीला कपड़ा तेज़ी से सूख जाता है विंडी डे, जब हवादार दिन होता है तो, क्योंकि इवेपोरेशन जो है तेज़ हो जाता है हाई स्पीड की वजह से, किसका, हवा का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा जो कूल होता है लोग या चीज़ें, उस क्या है वो देखिएगा ध्यान से। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब भी एक लिक्विड इवेपोरेट करता है तो पक्का उसको कहीं ना कहीं लेटेंट हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट ऑफ वेपराइजेशन। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट इट ड्रॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इट टचेज। अच्छा, अगर इवेपोरेशन से ठंडा लगता है आपको, जैसे आप स्पिरिट रखिए, इवेपोरेट किया, ठंडा लगा, ऐसा इसलिए हुआ कि भैया कहीं ना कहीं इवेपोरेट होने के लिए वो ले लेता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको भी वो टच करता है। बात सही है। बाई लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल। अच्छा, जब हाथ हमारा हीट, हाथ से वो हीट ले लिया तो हमारा हाथ ठंडा हो गया। तो लिक्विड जब इवेपोरेट करता है तो जिसको भी वो टच करता है उसको ठंडा कर देता है। इस बात को माइंड में रखते हुए अब कुछ एग्जांपल देंगे और देखेंगे कि इवेपोरेशन से कैसे चीज़ें ठंडा होता है, क्या कारण है, ठीक है। ये भी पुट लिटिल ऑफ स्पिरिट, अगर हम थोड़ा सा स्पिरिट या जिसको इथर या पेट्रोल कहते हैं, अगर हम अपने हाथ के पीछे रखें, हवा में हाथ को हिलाए, स्पिरिट इवेपोरेट सेपरेटली, स्पिरिट क्या करता है, तो इवेपोरेट कर जाता है एंड आवर हैंड फील्स कोल्ड, और हमारा हाथ को ठंडा महसूस होता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट, ऐसा इसलिए होता है चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट। क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। स्पिरिट को ज़रूरत है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, वो ले लेता है हमारे हाथ से। स्पिरिट टेक्स दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड, हाथ से ले लिया लेटेंट हीट वेपराइजेशन। द हैंड लूजेज हीट, तो हाथ क्या किया, अपना हीट लूज कर दिया, निकाल दिया और ठंडा हो गया। ये एग्जांपल है कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन, यही एग्जांपल है जिससे इवेपोरेशन की वजह से ठंडा लगता है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज, गर्मी के दिन में वाटर इज यूजली केप्ट इन अर्थन पॉट। तुम जानते हो गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घड़ा में क्या रखते हैं, पानी को रखते हैं ताकि पानी हमारा ठंडा रहे। बात सही है, जिसको पीचर या मटका कहते हैं। बात सही है, टू कीप इट कूल, ताकि ठंडा रहे। लेट अस सी इट्स कूल, कैसे ये ठंडा होता है, चलिए देखते हैं। द अर्थन पॉट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स। याद रखिएगा, ये जो घड़ा देखने में लगता है ना, घड़ा देखने में क्या लगता है कि ये घड़ा चारों तरफ से बंद है, पैक है, इससे पानी निकलेगा नहीं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, इसके अंदर न दिखने वाला करोड़ों छेद होता है, बहुत सारा छेद होता है जो दिखता नहीं है, साफ नहीं दिखता है लेकिन छेद होता है। पोर्स यानी पोर्स में यानी होल्स होता है इसके दीवार में, यानी घड़ा की दीवार में। सम ऑफ वाटर कंटिन्यूसली कीप सिपिंग थ्रू दिस पोर्स, और हल्का हल्का पानी धीरे धीरे कुछ पानी क्या करता है, इसी छेद से बाहर निकलते रहता है, सिप होते रहता है, ठीक है। घड़ा की बात कर रहे हैं। पोर्स टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट, घड़ा के बाहर आ जाता है पानी। दिस वाटर इवेपोरेटिंग, ये जो बाहर जो घड़ा का पानी आ गया, ये वाटर पानी जो बाहर है, ये पानी क्या किया, एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट ले लिया, सॉरी ये घड़ा से ही लेटेंट हीट ले लिया, घड़ा को टच किया, घड़ा का लेटेंट हीट लेके उड़ गया और घड़ा को ठंडा कर दिया, इसीलिए घड़ा का पानी ठंडा रहता है। वापस से, अगर मान लीजिए कि घड़ा के अंदर छोटा छोटा छेद होता है जो दिखाई नहीं देता है, अब क्या होता है, उसी से थोड़ा थोड़ा पानी निकलते रहता है बाहर। अब ये जो पानी निकलता है घड़ा से, वो पानी क्या करता है, लगातार घड़ा से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है, और जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा तो क्या करता है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन घड़ा से लेके उड़ गया खुद, यानी खुद गैस बन गया, और जिसको ये टच करता है, यानी घड़ा को टच कर रहा था तो घड़ा को ठंडा कर दिया, क्योंकि घड़ा का लेटेंट हीट लेके चला गया ही वापस, है ना। बोलिए यस और यस। चलिए
कंटिन्यूसली एंड टेक्स द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड रिमेनिंग वाटर। अब क्या करता है, अर्थन पॉट को ठंडा कर दिया और जो पानी उसमें बचा था वो भी ठंडा हो गया। इस तरीक़ा से इन दिस वे रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड गेट्स कूल। जो बचा हुआ पानी है वो हीट लूज किया और ठंडा हो गया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग कॉज बाई इवेपोरेशन। ये भी एग्जाम्पल है जिसमें इवेपोरेशन के द्वारा ठंडा होता है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द मैटर ऑन अर्थ पे जितना भी मैटर है डज नॉट गेट इवेपोरेट, ये सब इवेपोरेट नहीं करता है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा, दिमाग में एक प्रश्न है, सर समुद्र का पानी जो है या नदी का पानी है सब का सब इवेपोरेट क्यों नहीं कर जाता है? कि भैया उसको उतना लेटेंट हीट भी तो देना पड़ेगा। तो उसके बाद सूर्य का रोशनी नहीं देता है? तो बिल्कुल देता है, जब तक देता है तब तक इवेपोरेट किया, लेकिन जितना पानी है उतना लेटेंट हीट ले नहीं पाया, इसीलिए बचा हुआ है। और हर साल तो बारिश फिर होता है, फिर पानी भरता है। समझ बात? तो यही बात है जो कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि पूरा नदी क्यों नहीं सूख गया, सब कुछ क्यों नहीं सूख गया, समुद्र क्यों नहीं सूख जाता है, राइट? तो जितना सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए एनर्जी उतना मिलना भी तो चाहिए, और सब दिन मिलता है, सब दिन सुखाड़े तो नहीं रहेगा, बारिश भी तो होती है, बोलिए ना। चलिए, बहुत सारे जगह पे स्पेशली गाँव में पीपल ऑप्टेन स्प्रिंकल वाटर। गाँव में लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे के बाहर में रोज़ बाहर के दूरा बाहर के और पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग हॉट समर इवनिंग। शाम के दौरान ऐसा करते हैं लोग, पक्का करते होंगे, यस और नो? दिस वाटर इवेपोरेट, क्या होता है, ये जो वाटर है इवेपोरेट कर जाता है बाय टेकिंग द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड। ये बहुत बड़ा दरवाजा है, दूरा है, उस दूरा पे हम लोग क्या करते हैं, पानी छींटते हैं, पूरा दूरा को पानी से भर देते हैं। अब भर देते मतलब पानी में छींट देते हैं पानी। ये पानी क्या करता है, वो धरती से लेटेंट हीट लेके उछला जाता है और धरती को टच करता है, धरती को ठंडा कर देता है। तो हम खटिया लगा के दूरा पर आराम से सोए रहते हैं। चौकी निकाल के बिछा दिए, गद्दा उद्दा और तकिया लगा दिए, और सबसे पहले दादाजी आके उस पर आराम कर गए, है ना। आइए, कहता है सराउंडिंग एयर में क्या करता है, ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर से भी इवेपोरेशन लेटेंट हीट लेके उड़ जाता है। बाय लूजिंग हीट, जब हीट लूज होता है तो द प्लेसेस बिकम कूल, तो वो जगह जो है ठंडा हो जाता है और कंफर्टेबल लगता है। प्लीज़ नोट दैट वाटर वेपराइजिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर। कभी कभी जाते हैं पेड़ के नीचे, हमको ठंडा महसूस होता है। कैसे? क्योंकि जो पत्ता होता है पेड़ का, वो क्या करता है, लेटेंट हीट लेके चला जाता है ऊपर पत्ता का पानी, और नीचे क्या करता है, ठंडा कर देता है। इसीलिए पेड़ के पास जाके लोग गर्मी के दिन में बगीचा में जाके सोता है या पेड़ के नीचे सोता है, यस और नो? चलिए आगे देखिए, परस्पायरेशन का मतलब होता है पसीना। देखिए मटका का एग्जाम्पल, ये जो मटका है, पीचर्स है, घड़ा है ना, कीप वाटर कूल ड्यूरिंग हॉट समर, गर्मी के दिन ठंडा रखता है क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। परस्पायरेशन और स्वेटिंग, पसीना जो हमारे बॉडी का होता है, मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, पसीना नहीं निकले तो क्या होगा? पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। पसीना निकलने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऑन अ हॉट डे और आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, गर्मी के दिन में या जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू राइज टू मच, तो जिस समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, आवर स्वेट ग्लैंड्स, यानी हमारे पसीना का एक ग्लैंड्स होता है शरीर के अंदर, गिव आउट मॉइस्चर, वो मॉइस्चर छोड़ता है, यानी पसीना छोड़ता है हमारी स्किन से। व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट, जब ये पसीना इवेपोरेट करता है, इट टेक्स, तो वो ले लेता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे बॉडी से, और हमारे बॉडी को ठंडा महसूस होता है। देखिएगा, वी शुड बियर कॉटन क्लॉथ इन हॉट समर डेज। हम लोग गर्मी के दिन में कॉटन यानी सूती वस्त्र पहनते हैं, क्यों? ताकि कूल और कंफर्टेबल रहें। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे। वी गेट ए लॉट ऑफ स्वेट, पसीना ऑफ आवर बॉडी इन हॉट समर डेज। हम लोग को बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है गर्मी के दिनों में, राइट। नाउ कपड़ा जो होता है कॉटन का एक गुड ऑब्जर्वर होता है, एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर मतलब पसीना को सोखने वाला। अब जैसे ही कॉटन पसीना को सोखा बॉडी से, सो एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेस टू इट इनटू द एयर, पसीना पूरा सोख लिया और वो हवा के संपर्क में तो है ही। अब क्या हुआ, वो सारा पसीना को सोख के और हवा में रिलीज कर देता है, यानी वो वेपराइज करा देता है। अच्छा, वेपराइज करा देगा तो हमारे बॉडी को टच करता है, तो हमारे बॉडी का पसीना कपड़ा में चला गया, या बॉडी से टच रहता है, बॉडी का हीट, और बॉडी का हीट लेके वो क्या कर दिया, इवेपोरेट करा गया, तो हमारे बॉडी को क्या करता है, ठंडा। इसीलिए हमेशा हम लोग को गर्मी के दिन में सूती वस्त्र पहनना चाहिए, यस और नो, फॉर इवेपोरेशन, है ना।
द इवेपरेशन ऑफ दिस स्वेट कूल्स आवर बॉडी। ये जो इवेपरेट हो गया, सूती कपड़ा क्या करता है, जल्दी से पसीना को इवेपरेट करा देता है, तो हमारा बॉडी ठंडा महसूस करता है। सिंथेटिक क्लॉथ, ये जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है जो पॉलिस्टर का बनता है, डू नॉट एब्जॉर्ब मच स्वेट, ये पसीना का स्वेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसी वजह से क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में पसीना रहेगा पीठ पे या कहीं पे, तो जो पॉलिस्टर कपड़ा पहनोगे तो पसीना अंदर में जमा ही रहेगा, वो कपड़ा गीला ही नहीं होगा, और गीला हुआ तो इवेपरेट ही नहीं करने देगा, जिसकी वजह से हमको इरिटेशन होता है। सो दे फेल टू कीप आवर बॉडी कूल इन समर। तो गर्मी के दिन में ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो हमारे बॉडी को हमेशा क्या करे, अनकंफर्टेबल करे, पसीना रहे, घमौड़ी हो, पिकली हो, नोचनी हो, ये सब दिक्कत होता है। ए फैन इंक्रीजेस, समझ में आया, तो पॉलिस्टर कपड़ा ना पहने। एक पंखा बढ़ा देता है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। अच्छा, पसीना जब होता है तो हम जल्दी से पंखा में क्यों जाते हैं, ताकि पंखा का काम क्या है, पंखा का विंड स्पीड रहता है, और पंखा क्या करता है, पसीना को जल्दी से इवेपोरेट करा देता है और हमारे स्किन से, और उसको जल्दी से फील कंफर्टेबल कराता है। इसलिए गर्मी से स्कूल से जैसे दौड़ के आते हैं तुरंत हम लोग पंखा में जाते हैं, और जल्दी अगर कोई पंखा बंद कर दिया, उस समय लाइट कट जाए तो मज़ा ही आ जाता है ना। तो उस स्थिति में जो है आदमी को लगता है कि जो लाइट देता होगा ना, वो अगर मेरे सामने भी आ गया तो हम उसको बोलेंगे थैंक यू भैया। तो इसी यही मतलब है, जो हम लोग का बॉडी जो है कूल फील करता है पंखा में जाते हैं। तो द कूलिंग इन डेजर्ट रूम कूलर इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। याद रखिए, रूम कूलर होता है वो भी इवेपोरेशन, वाटर का इवेपोरेट करा के हम लोग को ठंडा रखता है। डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। गर्मी के दिन में कूलर ज़्यादा ठंडा करता है हमको। कैसे? बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर ऑन अ हॉट डे। गर्मी के दिन में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, सही बात है। वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर को। जब हम लोग पीछे लगाते हैं कूलर, तो कूलर के अंदर क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, तो गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो पानी क्या करता है, इवेपोरेट करता है। जब इवेपोरेट होता है तो उसको ठंडा कर देता है कूलर को, तो कूलर से जो हवा आता है वो ठंडा ठंडा आता है। एंड देन ड्राइनेस ऑफ एयर, लो ह्यूमिडिटी होता है एयर में लो ह्यूमिडिटी है तो वो इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को वाटर का। एंड ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया पानी का, ए डेजर्ट रूम कूलर, तो एक डेजर्ट रूम कूलर ज़्यादा अच्छा ठंडा करता है गर्मी के दिनों में, राइट। कोई दिक्कत? देखिए, परस्पायरेशन और स्वेटिंग, यहाँ से मैंने पसीना आ रहा है। इन आवर बॉडी मेथड ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारे बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना निकलता है। स्वेट ग्लैंड से जो पसीना निकलता है, अगर पसीना निकल गया तो पसीना निकलने से क्या होता है, हमारा बॉडी ठंडा होता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए पसीना निकलना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है वी शुड डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, हम लोगों को कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए ताकि शरीर से ज़्यादा पसीना निकले, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी। अच्छा, ये कॉमन, सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम लोग पी लेते हैं सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन कप। अच्छा बताओ, कप में चाय पीते होंगे कभी कभी तो मुंह जल जाता है, लेकिन वही कप का चाय को हम लोग प्लेट में डाल देते हैं और पीते हैं तो जल्दी से पिया जाता है ना। क्या होता है, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। सॉसर के पास बड़ा सरफेस एरिया होता है, बात सही है। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया सॉसर का इवेपोरेशन जो होता है गर्म दूध का या गर्म चाय का तेज हो जाता है इवेपोरेशन उसका, तो इवेपोरेशन जब तेज हो जाएगा वो ठंडा हो जाता है, सही बात है। एंड दिस फास्टर इवेपोरेशन कूल्स द हॉट टी, ये जो तेज़ी से ठंडा होता है जिसकी वजह से गर्म चाय ठंडा हो जाता है या मिल्क, और हम लोग पीने में सुविधाजनक होता है, राइट। आइए, आप कभी कभी देखते होंगे जब फ्रिज से पानी निकालते हैं ग्लास में डालते होंगे, या आइस अगर क्रश करके डालते हैं ग्लास में तो ग्लास के चारों तरफ इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बात सही। देखिएगा, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, आपको ये साबित करने जा रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे, क्या बोले थे, कि हवा में पानी का मात्रा होता है, हवा में पानी का मात्रा होता है। हमको विश्वास नहीं है इस बात पे। अगर मुझे विश्वास नहीं है इस बात पे कि हवा में पानी का मात्रा है, जिसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, तो इसका साबित करने जा रहे हैं कि वाकई में हवा में पानी का मात्रा होता है। कैसे? देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन एयर अराउंड अस। भाई, हमेशा कुछ वाटर वेपर रहता है हवा में हमारे चारों तरफ, जिसको हम देख नहीं सकते। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर कीप्स ऑन चेंजिंग। ये जो अमाउंट है, मात्रा जो है वाटर वेपर का, ये बदलते रहता है। ठंडा के दिन में ज़्यादा होता है, बरसात के दिन ज़्यादा होता है, गर्मी के दिन में कम होता है। वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर, ये जो वाटर वेपर है आता कहाँ से है हवा में, ये आता है
इवेपोरेशन से कहाँ का इवेपोरेशन होता है? मान लीजिए कोई पानी पोखर में, झील में, नदी में, समुद्र में होता है ना, वो इवेपोरेट करके हवा में आता है। वाटर वेपर इज ऑल्सो गिवन आउट बाय प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स। अच्छा, ये जो वाटर हवा में होता है ये पौधा के पत्ती से भी ट्रांसपायरेशन नाम का प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा वो भी इवेपोरेट करके पौधा के पत्ता में भी पानी पाया जाता है, जो पानी आपको कहाँ मिल जाएगा? हवा में मिल जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे मार्केट से सब्जी लाते होंगे और सब्जी ला के उसको एक पॉलीथीन में पैक करके छोड़ दीजिए, सवेरे सवेरे देखिएगा उसमें बूंद बूंद पानी बन जाता है। यस और नो? इसका मतलब पौधा के पत्ता में भी पानी रहता। यस और नो? बोलो सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनिमल्स गिव आउट वाटर वेपर व्हेन दे ब्रीथ आउट एयर। भाई जानवर भी वाटर वेपर को रिलीज करता है हवा में, जब वो सांस लेता है तो देखते होंगे जानवर गाय के नाक के पास पानी का बूंद बना रहता है। यस और नो? इसका मतलब वो भी छोड़ता है। बोलो यस और नो? तो वो जो छोड़ता है वाटर वेपर वो कहाँ जाता है? एयर में जाता है, राइट। लैंड ऑल्सो गिव्स वाटर वेपर ऑन बीइंग वार्म बाय सन। ज़मीन भी वाटर वेपर देती है, जब वो सूरज का गर्मी लेती है तो वाटर वेपराइज करता है ज़मीन के अंदर का, राइट और नॉट? ऑल दिस वाटर वेपर्स गोज इनटू एयर। ये सारा वाटर वेपर कहाँ जाता है? एयर में, जो हमारे आसपास होता है, सही है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक एक्सपेरिमेंट और दिखाएंगे कि कैसे वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, ठीक है। देखिए हम लोग प्रेजेंस जो है वाटर वेपर का एयर में, इसको दिखा सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। कैसे? हम लोग एक स्टील का ग्लास ले लेंगे और कुछ उसमें वेल अच्छे से क्रश करके आइस को चूर के रख देंगे। क्रश्ड आइस है, स्टील टम्बलर है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स आप देख रहे से बन गया। वाइप द टम्बलर। अच्छा, पोंछ दीजिएगा बाहर से गिलास को अच्छे से, पोंछ दीजिए गिलास को अच्छे से, ठीक है ना। आउटसाइड विथ अ पीस ऑफ क्लीन ड्राई क्लॉथ। कहता है कि बाहर जो ग्लास टम्बलर है उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए, सो एज टू मेक इट्स आउटर सरफेस कम्प्लीटली ड्राई, ताकि उसका बाहर का सरफेस पूरा का पूरा ड्राई सूख जाए। अलाउ द आइस कंटेनिंग स्टील टम्बलर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर 5 मिनट्स। छोड़ दीजिए आप उस ग्लास को 5 मिनट के लिए बिना डिस्टर्ब किए। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्टील टम्बलर। उस ग्लास पे देखिएगा बाहर से बड़ा बड़ा बूंद आ जाएगा पानी का। दिस हैपेंस इज बोलो, क्या वो पानी ग्लास के अंदर से आया है? चलिए देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द एयर अराउंड द स्टील टम्बलर कंटेन्स वाटर वेपर। अच्छा, जहाँ ग्लास रखा हुआ है उसके चारों तरफ तो हवा है, ये इस हवा में वाटर वेपर है ही। व्हेन दीज वाटर वेपर कम इन कॉन्टैक्ट विथ द कोल्ड आउटसाइड सरफेस ऑफ स्टील टम्बलर। जब ये वाटर वेपर इसके संपर्क में आया तो ये ठंडा है, तो हम बताए थे गैस को जब ठंडा करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। बन गया लिक्विड, यानी वाटर वेपर क्या बन गया? इसके संपर्क, ठंडा के संपर्क में कंडेंस होकर लिक्विड बन गया, और वही लिक्विड ग्लास के चारों तरफ रहता है। ये नहीं कि वो पानी के अंदर से आ गया छेद से, सही ना। दे कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर, वो छोटे छोटे बूंदे बदल जाता है। सो फॉर्मेशन जो है ड्रॉप्स ऑफ वाटर का ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ टम्बलर, ये जो बाहर का सरफेस है, कंटेनिंग क्रस्ट आइस, जिसके अंदर क्या है? क्रस्ट आइस रखा गया है। शो करता है कि बाई वाटर वेपर में, वाटर वेपर एयर में होता है, यानी पानी का मात्रा एयर में होता है, वो पानी अंदर का नहीं है। फिर पहुँच दीजिए, फिर देखिएगा वाटर वेपर जो नज़दीक में होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर कितना भी हम लोग देखे थे, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब याद रखिए 2 और होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। साइंटिस्ट नाउ से दैट, साइंटिस्ट कहते हैं कि देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम पढ़े ही, एक और होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। दिमाग में आया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? दिमाग में क्या आया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? याद रखिए दुनिया का हर चीज़ किससे बना है? मैटर्स। दुनिया का हर चीज़ क्या है? मैटर है। और मैटर किस चीज़ से बनता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, राइट। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को और तोड़ते हैं तो सबसे टूटने वाला सबसे छोटा कण बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आयंस क्या होता है? आयंस भी समझ लो कि आयंस कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है, फ्री इस तरह का आयंस होता है, ठीक है ना, आयंस के फॉर्म में। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द 4th स्टेट ऑफ मैटर। 3 तो देख लिए थे, प्लाज्मा को चौथा स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? स्टार्स में।
सन में भी पाया जाता है। इनसाइड स्टार के अंदर टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो एटम्स जो है टूट जाता है आपस में। कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स, एटम टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ब्रेक अवे, दूर चला जाता है टूट के, एटम्स कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ एटम्स इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो माइनस लेके चला जाता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया तो जो बच गया इससे टूटा उसको वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, दिस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का जो मिक्सचर है इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। जब स्पेस में स्टार के अंदर वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से एटम्स टूटता है, एटम के टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, तो जिससे दूर जाता है उसको आयंस बना देता, तो आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर ही प्लाज्मा कहलाता। सूर्य और अदर स्टार्स ग्लो करता है, चमकता है ना, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा होता है। क्या होता है? आइए, प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन अर्थ, प्लाज्मा को आप अर्थ में भी बना सकते हैं। कैसे? करंट पास करा दीजिए थ्रू गैस, किसी गैस से एट वेरी लो प्रेशर, कम प्रेशर पे ग्लास ट्यूब के अंदर, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। मतलब आप प्लाज्मा को घर पे ही बना सकते हैं। कैसे? पास कीजिए करंट पास कराइए गैस से, जिसमें बहुत लो प्रेशर पे वो गैस रहना चाहिए, प्रेशर उसका बहुत कम रहना चाहिए, और उसको ग्लास, छोटा सा ग्लास ट्यूब के अंदर करंट पास करा दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है ना? द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स फॉर्म प्लाज्मा। अच्छा, अभी तो एलईडी बल्ब चलता है, अभी से कुछ दिन पहले देखते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का बल्ब चलता था, ऐसा था ना, उसको हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड नियॉन साइन बल्ब्स। नियॉन साइन बल्ब्स क्या होता है? कभी कभी आप देखते होंगे, बाहर निकलते होंगे मार्केट में, कहीं दूर जाते होंगे तो बहुत बड़ा बड़ा साइन बोर्ड्स होता है जो चमकते रहता है, उसके अंदर नियॉन गैस भरा जाता है, वो चमकता है, वो भी प्लाज्मा बनाता है जब उसको स्विच ऑन करते हैं, क्योंकि वो भी ग्लो करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कंटेन हीलियम गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या रहता है? हीलियम गैस रहता है या कोई अदर गैस रहता है, और एक नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस रहता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना इससे, फ्लोरोसेंट ट्यूब से या नियॉन गैस साइन बल्ब से, तो गैस जो प्रेजेंट होता है उसमें वो आयनाइज हो जाता है, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मा बना देता है। प्लाज्मा की वजह से फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन साइन बल्ब ग्लो करता है। ठीक है। 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया और फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, उनके कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि एक नया स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत सारे लोग बहुत अच्छी उम्र तक पागल समझते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि अपने छोटे भाई को एक खिलौना के रूप में समझते थे, उनके पास ब्रेन बहुत कम था। लेकिन आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन देखिए कितना बड़ा ग्रेट साइंटिस्ट बने, उन्होंने एक एक चीज़ का आविष्कार किया, दुनिया को कहाँ से कहाँ तक ले गया। आप जिसको असाधारण समझते हैं वही कहीं बहुत दूर पहुँचता है। तो किसी भी लोग को पागल, सनकल और दिमाग का घसकल ना समझे, ठीक है ना। कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है, धूर्त बनने से अच्छा है कि तेज बने। कभी कभी पागलपंथी भी जरूरी होता है। अगर कोई पागल है तो ये मत समझिए कि पागल है, हो सकता है वो किसी ख्वाब में होगा, समझ ना। और हो सकता है कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दे कि दुनिया के लोग करती है, दुनिया के लिए चिरस्मरणीय हो जाए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया कि एक और स्टेट्स ऑफ मैटर होता है जिसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहेंगे, BEC। क्यों? सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों के नाम पर रखा गया इसका नाम, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, वाज फाइनली अचीव्ड बाय 3 साइंटिस्ट। फिर बाद में 3 साइंटिस्ट और मिले, कॉर्नेल, कैटरली और वीमेन। ये सब मिले यूजेस बाय कूलिंग ए गैस। उन्होंने क्या किया? एक गैस को ठंडा किया, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैस को, यानी जो गैस बहुत हल्का होता है, अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, हवा से भी 1000 गुना कम डेंसिटी वाले गैस को उन्होंने ठंडा किया सुपर लो टेम्परेचर पे, है ना। और क्या मिला उनको? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिला। और हम लोग अब इस कगार पे पहुंच गए हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 भी आपका खत्म हो गया। आप आगे आराम से बनाइए क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत हुआ तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरह से आप ढेर सारा प्यार करते हैं ताकि राजीव आनंद आपके लिए वीडियो से लाते रहे। कंसेप्ट को पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। कोई दिक्कत होता तो प्लीज़ पूछें, और अगर दिक्कत लगे तो प्लीज़ बताएं ताकि मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। बाहर के साउंड को प्लीज़ इग्नोर करने का कोशिश करें स्टूडेंट्स, ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। और हम भी कोशिश करेंगे कि बाहर के साउंड को जल्दी से जल्दी खत्म करें। बस डिपेंड करता है लाइक सब्सक्राइब पे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर उतना बेहतर स्थिति होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।